सुपर जीन 2 विकास। अध्याय 181। दोनों आदमियों और पालतू जानवर की संयुक्त ताकत ने आखिरकार स्थिति को स्थिर कर दिया। मछुआरे ने मछली पकड़ने की छड़ी को ऐसे पकड़ा जैसे वह नदी में राक्षस मछली के साथ रस्साकशी खेल रहा हो। अब इसे मछली पकड़ना नहीं माना जा सकता था, यह एक प्रतियोगिता थी कि किसके पास अधिक ताकत है, और जो पहले ऊर्जा समाप्त कर देगा वह हार जाएगा। गतिरोध जारी रहा, लेकिन राक्षस मछली बहुत मजबूत और बेचैन थी, लगातार नदी में आगे पीछे तैर रही थी, मछली पकड़ने की रेखा को खींच रही थी। समय समय पर यह पानी से बाहर निकल जाती, जिससे बड़ी लहरें उठतीं। पानी लिनशेन और उसके साथियों पर छलक रहा था, और लिनशेन एक इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, केवल हताश होकर पकड़ पा रहा था। थोड़ी सी भी ढील के परिणामस्वरूप उसे खींच लिया जा सकता था। सौभाग्य से धीरज लिनशेन की खूबी थी। सुपर बेस पैटर्न के सशक्तिकरण के साथ लिनशेन की ताकत निरंतर बढ़ रही थी। मछुआरा राक्षस मछली पर ही केंद्रित था और अपने पीछे लिनशेन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था जब वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और उसने देखा कि उसे पीछे से खींचने वाली शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। अपने दिल में थोड़ा आश्चर्य के साथ उसने मुड़कर लिनशेन की ओर देखा। लिनशेन के शरीर पर कवच देखकर वह और भी हैरान हो गया। क्या आप विकास सिद्धांत का अभ्यास कर रहे हैं? मछुआरे ने राक्षस मछली के खिलाफ संघर्ष जारी रखते हुए पूछा। हाँ, विकास सिद्धांत, लिनशेन ने उत्तर दिया। विकास सिद्धांत के साथ इस स्तर तक पहुंचने वाले आप पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने देखा है, मछुआरे ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा भाई, वे आपको क्या कहते हैं? बस मुझे तियान कहो, लिनशेन ने सहजता से कहा। ठीक है तियान, आज मैं तुम्हारा एक असाइनमेंट हूँ। अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे ढूंढने आ जाना, मछुआरे ने कहा। और मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं, भाई? लिनशेन जानता था कि यह आदमी असाधारण होना चाहिए। बस मुझे मछुआरा कहो, मछुआरे के शब्दों ने लिनशेन को थोड़ा चौंका दिया। अज्ञात समय तक दोनों आदमी और पालतू जानवर राक्षस मछली से तब तक जूझते रहे जब तक कि उसकी ताकत आखिरकार कम नहीं होने लगी, जिससे दोनों आदमी राहत की सांस ले पाए। मछुआरे ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी और मछली पकड़ने वाली छड़ी को कसकर पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद ये देखकर कि राक्षस मछली की ताकत कम होती जा रही थी, उसने लाइन को खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही लाइन की एक छोटी सी लंबाई लपेटी गई, राक्षस मछली अचानक भयंकर ताकत के साथ बाहर निकली, लगभग मछली पकड़ने वाली छड़ी को आदमी के हाथों से छीन लिया। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और तुरंत दोनों हाथों से मछली पकड़ने वाली छड़ी को पकड़ लिया, जिससे छड़ी उड़कर दूर नहीं जा सकी। चालाक चीज, मछुआरे ने अपनी सांस में शाप दिया और आगे और हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक और लंबे संघर्ष के बाद राक्षस मछली में वास्तव में बहुत कम ऊर्जा बची थी और मछुआरे ने फिर से लाइन को खींचना शुरू कर दिया। रील में आने का मतलब था कि वे मछली के साथ खेलना शुरू कर सकते थे और दोनों पुरुषों और पालतू जानवर पर दबाव काफी कम हो गया था। ये जानना मुश्किल था कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन आखिरकार राक्षस मछली को नदी के किनारे खींच लिया गया। तियान, जोर से खींचो, मछुआरे ने पीछे हटते हुए पुकारा। लिनशेन ने मछुआरे के साथ समन्वय करके पूरी ताकत से खींचा, लगभग थकने तक, और आखिरकार उन्होंने विशाल जीव को किनारे पर खींच लिया। उसे वहां से निकालने की हिम्मत न होने पर मछुआरे ने राक्षस मछली को घास की ढलान पर खींचना जारी रखा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वे ढलान पर घास के अंदर नहीं पहुंच गए। तभी उसने राहत की लंबी सांस ली। राक्षस मछली घास पर उछली और कूद गई, लेकिन पैरों के बिना और पानी से दूर होने के कारण उसकी क्षमताएं बहुत कम हो गई थीं। इसके अलावा उसमें कोई ऊर्जा नहीं बची थी और वह अब कोई लहर नहीं उठा सकती थी। मछुआरे ने मछली पकड़ने की छड़ी नीचे रखी और एक कैमरा निकाला, उसे लिनशेन की ओर फेंकते हुए कहा। तियान, मेरे लिए एक तस्वीर ले लो। लिनशेन ने इसका अनुमान लगाया था और बिना कुछ कहे कैमरा ले लिया। मछुआरे और राक्षस मछली की एक साथ कई तस्वीरें खींची। भाई, तुम इसे जाने नहीं दोगे, है ना? लिनशेन को राक्षस मछली को छोड़ने पर अफसोस हुआ, जिसे पकड़ने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। अगर मछुआरा इसे नहीं चाहता था तो वह इसे ले सकता था। राक्षस मछली निस्संदेह एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस थी। इसका बेस म्यूटेशन फ्लूइड पीने से उसके उत्परिवर्तन दर में वृद्धि हो सकती थी। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, बाकी सब तुम्हारा है, मछुआरे ने अपनी कमर से एक अजीब सा दिखने वाला खंजर निकालते हुए कहा। खंजर क्रिस्टल ब्लू रंग का था, जिसके अंदर अजीबोगरीब लाइट पैटर्न बह रहे थे, जो ऐसा लग रहा था कि इसे असेंशन मटेरियल से बनाया गया है। बैककोट बैककोट बैककोट, मछुआरा राक्षस मछली के पास गया, जो पहले से ही कमजोर थी, और एक ही झटके में उसके सिर पर लालटेन जैसा क्रिस्टल काट दिया। राक्षस मछली ने तुरंत हिंसक रूप से छटपटाया, जिससे घास और मिट्टी हर जगह उड़ने लगी, लेकिन वह इतना ही कर पाए। बाकी सब तुम्हारा है, मछुआरे ने लापरवाही से कहा। उसे म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी।
लिन शेन ने जल्दी से हेल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन को आसमान से नीचे आने का निर्देश दिया। राक्षस मछली पर बहुत जोर से हमला किया और घास की ढलान में एक बड़ा गड्ढा बना दिया। लगातार कई जोरदार वार के बाद राक्षस मछली कमजोर होकर तुरंत निश्चल होकर लेट गई। एक और उच्च ऊंचाई पर गोता लगाने और प्रभाव के बाद राक्षस मछली ने अचानक अपना मुंह चौड़ा किया और अंदर से कुछ उड़ गया। लिन शेन ने करीब से देखा और महसूस किया कि यह तियानशिन था, जो अभी भी मछली पकड़ने की रेखा से बंधा हुआ था। तियानशिन एक मछली जैसी पारदर्शी कीचड़ में ढका हुआ था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अभी भी जीवित था और नष्ट नहीं हुआ था। उसका कवच ज्यादातर बरकरार था, केवल कुछ जगहों पर छेद की एक पंक्ति थी, जैसे कि एक नुकीली रेख द्वारा छेदा गया हो। उसके सिर के ऊपर प्रभामंडल अभी भी था, लेकिन इसकी चमक काफी कम हो गई थी। तियानशिन निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में भी नहीं मरना मुश्किल है, लिन शेन ने खुद को आश्चर्यचकित किया। दोस्तों, मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो, ये वास्तव में किसी को मार सकता है, तियानशिन ने एक मरी हुई मछली की तरह जमीन पर लेटे हुए कराहते हुए कहा। लिन शेन के पास उसे देखने का समय नहीं था और सबसे पहले राक्षस मछली के शरीर से बेस म्यूटेशन द्रव एकत्र किया। जल्द ही उसकी घड़ी में कंपन होने लगा और उसकी स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई देने लगा। एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस प्राणी को मार दिया जिसे सोल कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। लिन शेन को क्षण भर के लिए आश्चर्य हुआ, इस आदमी का नाम मछली नहीं है। सोल कलेक्टर के पीछे क्या अर्थ है? लेकिन कुछ देर सोचने के बाद लिन शेन ने इस पर और ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ एक नाम था, इसे क्या कहा जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करने के बाद लिन शेन तियानशिन की ओर मुड़ा और उसके पास जो कुछ भी था उसे छीन लिया। तियानशिन ने हाल ही में काफ़ी कीमती सामान इकट्ठा किया था। उसके पास 2 पेट लॉन्चर थे, जिनमें से प्रत्येक में 10 पेट कैप्सूल रखे जा सकते थे और वे सभी भरे हुए थे। उसके बैकपैक में कुछ और पेट लॉन्चर और कुछ बेस म्यूटेशन अंडे थे, जिनमें कई उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस अंडे थे। यह आदमी वाकई चलता फिरता खजाना है, लिन शेन ने तियानशिन की चीज़ों को खोजते हुए अंदर से कहा। तियानशिन के पास प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी और वह केवल अफसोस से भरकर जमीन पर दयनीय ढंग से करा सकता था। भाई, क्यों ना हम इन चीज़ों को 50-50 बांट लें? लिन शेन ने मछुआरे के सामने सामान रखते हुए कहा। तुम इन्हें रख लो, मछुआरे ने सामान की ओर देखे बिना जवाब दिया। जाहिर तौर पर उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। लिन शेन ने देखा कि मछुआरा केवल लालटेन जैसे क्रिस्टल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और सामान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। उसने बिना किसी खेद के उन्हें अपने लिए ले लिया। उसने अपने बेस म्यूटेशन दर को बढ़ाने के लिए मौके पर ही उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस अंडे खाने की योजना बनाई। बहुत सारे उत्परिवर्तित पालतू जानवर रखना उपयोगी नहीं था, वह अपने दम पर इतने सारे पालतू जानवरों को नियंत्रित नहीं कर सकता था। तियान, मैं जा रहा हूँ। अगर भविष्य में तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे यशेन बेस पर मिल सकते हो, मछुआरे ने कहा। वास्तव में मैं आपसे मार्गदर्शन के लिए कुछ पूछना चाहता हूँ, लिन शेन ने जल्दी से कहा। क्या है? मछुआरे ने पूछा, थोड़ा चौंककर। लिन शेन से इतनी स्पष्ट बात की उम्मीद नहीं की थी। मैं सोच रहा हूं कि क्या आपकी रॉड स्किल बाहरी लोगों को सिखाई जा सकती है। अगर यह सुविधाजनक है तो क्या आप इसे मुझे सिखा सकते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, लिन शेन ने मछुआरे की अनोखी रॉड स्किल में अपनी गहरी दिलचस्पी व्यक्त की। मछुआरा कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हंसा। तुम इसे सीखना चाहते हो, है ना? कोई बात नहीं, ये सिर्फ मछली पकड़ने की एक तकनीक है, कोई खास बात नहीं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम इसे सीख पाओगे या नहीं ये तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर करेगा। मछुआरे ने जब ये कहा तो उसने मन ही मन सोचा, क्या तुम मेरी धरती हिला देने वाली कला सीखना चाहते हो, बच्चे? तो चलो देखते हैं कि तुम में ये हुनर है या नहीं। अगर तुम इसका 10वां या 20वां हिस्सा भी सीख गए तो इसे अपना सौभाग्य समझो। मैं आज अच्छे मूड में हूँ, उसे भागने दो। मछुआरे ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को झटका दिया, बंधे हुए तियानशिन को बाहर की ओर फेंक दिया। तियानशिन जल्दी से उठ गया और लंगड़ाता हुआ चला गया, उस मनहूस जगह को छोड़ने के लिए उत्सुक, 1 सेकंड भी और नहीं रुकना चाहता था। उसने चोरी और हत्या के मिश्रण के माध्यम से कई संपत्तियां जमा करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन एक रात में वह फिर से शुरुआती स्थिति में आ गया। लिन शेन तियानशिन को रोकना चाहता था और उससे पूछना चाहता था कि घास के ढलान से समुद्र तट तक कैसे पहुंचा जाए, लेकिन एक बार पुकारने के बाद तियानशिन और भी तेजी से भाग गया, अपनी चोटों को नज़रअंदाज करते हुए और भागने के लिए जबरदस्ती उड़ान भरी। आओ आओ, समय बर्बाद मत करो, चलो मैं तुम्हें छड़ी का हुनर सिखाना शुरू करता हूँ, मछुआरे ने लिन शेन को पुकारा। लिन शेन के पास तियानशिन का पीछा करने के विचार को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, खासकर तब जब मछुआरे ने कहा था कि वह उसे छोड़ देगा। मछुआरे की गरिमा का अपमान करना अशिष्टता होगी, आखिरकार यह मछुआरा ही था जिसने उसे पकड़ा था। मेरा ये छड़ी का हुनर मछली पकड़ते समय बोरियत से पैदा हुआ था। कुल मिलाकर 37 चालें हैं।
मैं पहले तुम्हें इन 37 चालों के अभ्यास के तरीके सिखाऊंगा। पहली चाल को ताइगोन फिशिंग कहा जाता है, दूसरी को मिस्टी वेव्स फिशिंग एडेप्ट कहा जाता है, तीसरी को पॉइंटिंग स्काई शूटिंग फिश, चौथी को फिशर गैंस प्रॉफिट, पांचवीं को सीकिंग फिश थ्रू वुड। मछुआरे ने लिन शेन को 37 चालों में से प्रत्येक और उनके संबंधित अभ्यास विधियों को एक एक करके सिखाया। चालों और विधियों को एक पूरे के रूप में देखा जा सकता है। चालों में विस्तार से बताया गया है कि क्रियाओं को कैसे किया जाए, जबकि अभ्यास विधियां उस चाल के लिए मुख्य कौशल अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप डंक करना चाहते हैं तो डंकिंग मोशन ही चाल है और मुख्य कौशल आपकी कमर और पेट में ऊंची कूदने की क्षमता या पर्याप्त कोर ताकत की आवश्यकता होगी। अभ्यास विधि आपको सिखाती है कि कैसे ऊंची कूदें और अपनी कोर ताकत को कैसे प्रशिक्षित करें। एक बार जब ये मानक तक पहुंच जाते हैं तो आप उन शानदार दिखने वाले कौशलों का प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन हरकतों को सीधे करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही मुख्य कौशल में महारत हासिल कर चुके हैं और स्वाभाविक रूप से आपको अभ्यास विधियों की आवश्यकता नहीं होगी। लिन शेन ने जितना अधिक सुना उतना ही उसे रॉड कौशल आकर्षक लगा। प्रत्येक चाल अप्रत्याशित थी, सामान्य तलवार और ब्लेड तकनीकों से बहुत अलग। अधिकांश कौशल नए और अनसुने थे, वास्तव में दिलचस्प थे। लिन शेन ने मछुआरे की शिक्षाओं को गंभीरता से याद किया, परिश्रमपूर्वक अभ्यास करने के लिए समय निकालने की योजना बनाई। उन्हें लगा कि रॉड कौशल की कई तकनीकों को डेथ पाउडर पर लागू किया जा सकता है। शिक्षण के बाद मछुआरे ने लिन शेन को अपनी मछली पकड़ने की छड़ी उधार दी ताकि वह कुछ बार अभ्यास कर सके जबकि वह बगल से देख रहा था। इस युवा में कुछ प्रतिभा है। हालांकि वह तुरंत नहीं पकड़ता है, लेकिन उसकी सीख बहुत ठोस है। थोड़ी देर देखने के बाद मछुआरे को लगा कि लिन शेन का अभ्यास बुरा नहीं था। कौशल जितना अजीब होगा, बुनियादी प्रशिक्षण की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। मछुआरे ने लिन शेन को एक ठोस नींव रखने का प्रयास करते देखा, जिससे पता चला कि वह समझता है कि इस रॉड कौशल में क्या आवश्यक है, जिससे मछुआरा प्रसन्न हुआ। तुरंत सीखने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है, लेकिन ऐसे प्रतिभाशाली लोग दुर्लभ हैं। एक बड़ा चित्र परिप्रेक्ष्य वाला व्यक्ति जो जानता है कि वे जो सीख रहे हैं उसका फोकस क्या है और इसे कैसे सीखना है, वह भी एक उत्कृष्ट विकल्प है। यदि वह दृढ़ रह सकता है, हालांकि उसे यी जिंगरेन की उपलब्धियों को प्राप्त करना मुश्किल लग सकता है, फिर भी उसे इसका लगभग 70 से 80% सीखना चाहिए। यह उसके लिए जीवन भर के लिए लाभ उठाने के लिए पर्याप्त होगा। मछुआरे ने खुद को सिर हिलाया। मछुआरा कोई और नहीं बल्कि मैडम ये के पिता यी जिंगरेन थे, कुछ ऐसा जिसकी लिन शेन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दशकों पहले यी जिंगरेन पहले से ही एक आरोही था, जिससे कई लोगों ने अनुमान लगाया कि वह ब्रह्मांड में और भी उच्च रैंक तक आगे बढ़ सकता है। लिन शेन कभी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि उनके सामने म्यूटेटर वास्तव में यी जिंगरेन था। यी जिंगरेन उच्च पद पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने फिर से शुरुआत करने का विकल्प चुना था, क्योंकि वह पहले अपनाए गए मार्ग से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया था। बेशक उनका फिर से शुरू करना उस तरीके से अलग था जिस तरह से आम लोग अपनी साधना को त्याग कर फिर से शुरू करते हैं। ये देखकर कि लिन शेन काफ़ी अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले रहा था, यी जिंगरेन, जिसने मूल रूप से शिक्षण के बाद जाने की योजना बनाई थी, कुछ और सुझाव देने से खुद को रोक नहीं सका। कौन सोच सकता था कि उसके मार्गदर्शन से लिन शेन का प्रशिक्षण और भी खराब हो जाएगा। इससे यी जिंगरेन अंदर से उदास महसूस करने लगा। उसने सोचा, मेरी मदद के बिना तुम ठीक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हें सलाह देता हूँ तुम और भी खराब हो जाते हो। क्या तुम मुझे बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? यी जिंगरेन को लगा कि वह इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसने लिन शेन को निर्देश देने में और भी अधिक प्रयास किया, यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से लिन शेन की मुद्रा को भी ठीक किया। हालांकि जितना अधिक उसने निर्देश दिया और सुधारा, उतना ही लिन शेन का अभ्यास पहले से भी अधिक खराब होता गया। अरे, क्या तुम गधे के रूप में पैदा हुए हो? आगे बढ़ते हो और धक्का दिए जाने पर पीछे हट जाते हो। यी जिंगरेन ने महसूस किया कि उसका रक्तचाप बढ़ गया, जिससे उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। दूसरे लोग क्रोध कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अगर मैं मर जाऊं तो किसका फायदा है? यी जिंगरेन ने चुपचाप अपना मंत्र दोहराया। आखिरकार उसने गहरी सांस ली, जिससे उसके दिल का गुस्सा दूर हो गया। हर मछुआरे का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं होता, और यी जिंगरेन ने पहली बार मछली पकड़ना इसलिए शुरू किया क्योंकि उसका स्वभाव बहुत खराब था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका स्वभाव धीरे धीरे बहुत सुधरता गया, खासकर हाल के वर्षों में, जहां शायद ही कोई उसे अपना आपा खोने पर मजबूर कर सके। लेकिन आज लिन शेन ने वास्तव में उसे परेशान करने में कामयाबी हासिल की। अगर लिन शेन शुरू से ही अक्षम होते तो यी जिंगरेन को इसकी परवाह नहीं होती। लेकिन ये स्पष्ट था कि लिन शेन में पहले से ही क्षमता थी, लेकिन उसके निर्देशों के बाद लिन शेन का प्रदर्शन खराब हो गया, जिससे यी जिंगरेन को आश्चर्य हुआ कि वह अपना चेहरा कहाँ रखे। तियान, जल्दबाजी मत करो, मेरी हरकतों का अनुसरण करो और फिर से कोशिश करो।
तुम्हें अपनी ताकत पर नियंत्रण रखना होगा, इसे जाने मत दो, यी जिंगरेन ने धीरे से कहा। पहले से भी अधिक कोमल और धैर्यवान दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी कारण से लिन शेन को लगा कि यी जिंगरेन की कोमल आवाज़ में एक अजीब सी झलक थी। नहीं, ये सही नहीं है, फिर से कोशिश करो। फिर भी सही नहीं है, फिर से कोशिश करो। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, दूसरों को गुस्सा करने दो। मैं नहीं करूँगा, गुस्से से बीमार होने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। यी जिंगरेन ने चुपचाप अपने मंत्र को अनगिनत बार दोहराया और उसकी गति तेज़ और तेज़ होती जा रही थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, पीछे मुड़कर सोचना, क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या मतलब है, तुम क्या अभ्यास कर रहे हो, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो, मैंने तुम्हें कई बार सिखाया है। अब तक तो एक कुत्ते को भी सीख लेना चाहिए था। तुम जितना अभ्यास करोगे तुम उतने ही बुरे होते जाओगे। क्या तुम ऑक्टोपस हो, आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट रहे हो। थोड़ी देर बाद यी जिंगरेन पूरी तरह से भड़क गया, लिन शेन की नाक की ओर इशारा करते हुए और कोसते हुए, फिर अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी और एक क्रिस्टल को पकड़कर उसे अपने कंधे पर लटकाया और चला गया। यी जिंगरेन को लगा कि वह उसे अपने जीवन में फिर कभी नहीं देखना चाहता। उसने पहले कभी किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति का सामना नहीं किया था। उसे इस बात का अफसोस था कि लिन शेन अच्छा अभ्यास कर रहा था। उसने सोचा कि वह शुरुआत में अंधा रहा होगा, या शायद वह तब अपना चश्मा पहनना भूल गया होगा। प्रशिक्षण ठीक चल रहा था, सब कुछ इतनी जल्दी कैसे खराब हो गया। लिन शेन ने यी जिंगरेन को गायब होते हुए देखा दूरी। उसे लगा कि वह वास्तव में अच्छा कर रहा है और यी जिंगरेन के मार्गदर्शन में उसके पास कई अंतर्दृष्टियां थीं जिन्हें विचारों की बाढ़ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वह वास्तव में समझ नहीं पाया कि यी जिंगरेन क्यों क्रोधित हो गया। सौभाग्य से उसने रॉड कौशल को अच्छी तरह से सीख लिया था और वह भविष्य में अपने दम पर अभ्यास जारी रख सकता था। एक बार अकेले होने पर लिन शेन ने डेथ पाउडर जारी किया, जिससे ये सोल कलेक्टर के शरीर को खा गया। सोल कलेक्टर की लाश बहुत बड़ी थी और डेथ पाउडर में बदल जाने के बाद भी इसे पूरी तरह से निगला नहीं जा सकता था। अपने मुंह के अंगों का उपयोग करके उसने सोल कलेक्टर की लाश को धीरे धीरे पीसकर निगल लिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो बहुत धीमी थी। लिन शेन पास खड़ा था, उसने अभी अभी प्राप्त म्यूटेटेड बेस म्यूटेशन फ्लूइड पी लिया था, क्योंकि उसकी घड़ी लगातार संदेश दिखा रही थी, बेस म्यूटेशन फ्लूइड निगलना, बेस म्यूटेशन दर जोड़ 0। जब तक इवोल्यूशन थ्योरी का प्रभाव शुरू नहीं हुआ तब तक उसे आखिरकार संदेश दिखाई नहीं दिया, बेस म्यूटेशन दर जोड़ 1। जैसे ही लिन शेन ने बेस म्यूटेशन फ्लूइड पी लिया, उसने एंगलर से सीखी गई रॉड स्किल पर विचार किया। यी जिंगरेन के मार्गदर्शन से लिन शेन ने एक गहरी समझ हासिल की थी। रॉड स्किल दृढ़ता और लचीलेपन का मिश्रण था, लेकिन ध्यान दृढ़ता या लचीलेपन पर नहीं था, बल्कि एक शब्द पर था, फटना। हाँ, रहस्यमय कौशल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु विस्फोट शब्द था, जो विस्फोटक शक्ति को संदर्भित करता था। रॉड कौशल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कास्टिंग तकनीक अंततः सबसे मजबूत बल को एक बिंदु पर केंद्रित करने और शक्ति के सबसे शक्तिशाली विस्फोट को मुक्त करने का लक्ष्य रखती थी। पहले से कितने भी सेटअप क्यों न हो, वे सभी गति को जोड़ने के लिए थे, अंतिम विस्फोट के लिए तैयार होने के लिए लगातार देर हो रहे थे। सेटअप विस्फोट के लिए था और विस्फोट बिल्डअप की परतों पर परतों का अपरिहार्य परिणाम था। जब तक कोई व्यक्ति सीखता है कि कैसे ठीक से सेटअप और विस्फोट करना है, तो वह अपनी खुद की सीमाओं को पार करने वाली ताकत को बाहर निकाल सकता है। बेशक कास्टिंग, रैपिंग, सस्पेंडिंग और रिलीजिंग जैसी व्यक्तिगत तकनीकें भी थीं, जो अधिक जटिल थीं और समय के साथ धीरे धीरे ही अभ्यास की जा सकती थीं। सेटअप और विस्फोट मुख्य थे, अन्य तकनीकें गौण थीं। एक बार मुख्य में महारत हासिल हो जाने के बाद बाकी को धीरे धीरे एकीकृत किया जा सकता है। यी जिंगरेन को लगा कि लिन शेन अधिक अभ्यास के साथ खराब होता जा रहा था, क्योंकि लिन शेन ने इस सिद्धांत को समझ लिया था और कोर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माध्यमिक तकनीकों को अलग रख दिया था। चूंकि उसने अभी तक कोर में महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन माध्यमिक तकनीकों को छोड़ दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसा लग रहा था कि अभ्यास के साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अनिश्चित समय के बाद डेथ पाउडर ने आखिरकार सोल कलेक्टर की लाश को पूरी तरह से खा लिया। अगले सेकंड में लिन शेन ने डेथ पाउडर के शरीर के भीतर से अनगिनत लाल तंतुओं को बाहर निकलते देखा, जो उसके विशाल रूप को ढंक रहे थे। लाल तंतु आपस में जुड़ गए और लगातार सिकुड़ते गए, जिससे उसका शरीर छोटा होता गया, जब तक कि वह अंततः एक छोटे गहरे लाल रंग के पेट कैप्सूल में तब्दील नहीं हो गया। आखिरकार ये विकसित हो रहा है, इस बार इसे क्रिस्टल बेस में बदल जाना चाहिए, लिन शेन ने खुशी से सोचा, पेट कैप्सूल को उठाते हुए जो डेथ पाउडर बन गया था। हालांकि डेथ पाउडर की क्षमताएं क्रिस्टल आधारित प्राणी की क्षमताओं से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, लेकिन इसके मिश्र धातु गुण का अलग नुकसान स्पष्ट था। कई शक्तिशाली क्रिस्टल आधारित जीवों के सामने मिश्र धातु स्तर के डेथ पाउडर की प्रभावशीलता इसकी कम विशेषता के कारण विशेष रूप से स्पष्ट नहीं थी। क्रिस्टल बेस में इस विकास से डेथ पाउडर के लिए यह समस्या हल हो जानी चाहिए।
डेथ पाउडर उठाते हुए लिनशेन ने तियानशिन से प्राप्त वस्तुओं का जायजा लिया। 7 उत्परिवर्तित क्रिस्टल उत्परिवर्तन अंडे 38 से 40 के बीच फायरिंग गति वाले 5 पालतू लांचर, संभवतः उपसेना कमांडरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले समान प्रकार के 3 उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस पालतू जानवर और 17 क्रिस्टल बेस पालतू जानवर, दर्जनों अन्य जीवों के साथ, और यहां तक कि कुछ बेस म्यूटेशन द्रव भी, जो उत्परिवर्तित बेस म्यूटेशन द्रव निकला। 3 उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों में से एक लाल क्रिस्टल भगवान बेल था, जिसके गुण और कौशल लगभग लिनशेन के समान थे। अन्य 2 उत्परिवर्ती रक्त जेड माउंटेन भगवान और नीला चंद्रमा ब्लेड हाथ थे। रक्त जेड पर्वत देवता उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधार प्राणी विकसित करने योग्य। शक्ति 40.2, गति 41, बैकवर्ड, कठोरता 40.6, कठोरता 32। बेस म्यूटेशन टैलेंट, म्यूटेड ब्लड सैक्रिफाइस, म्यूटेड ब्लेसिंग। ब्लड जेड माउंटेन गॉड ने लिनशेन का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि इस म्यूटेड पालतू जानवर के पास केवल 2 जन्मजात कौशल थे, फिर भी वे काफी अजीब थे। म्यूटेड ब्लड सैक्रिफाइस, ब्लड जेड माउंटेन गॉड की आशीर्वाद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्त प्रसाद को अवशोषित करता है। म्यूटेड ब्लेसिंग, माउंटेन गॉड ऑरा के साथ लक्ष्य को आशीर्वाद देता है, जिसकी ताकत ब्लड सैक्रिफाइस की शक्ति से निर्धारित होती है। ब्लड जेड माउंटेन गॉड के गुण म्यूटेड क्रिस्टल बेस के बीच विशेष रूप से मजबूत नहीं थे, लेकिन ये 2 कौशल बहुत दिलचस्प थे। लिनशेन ने मोटे तौर पर इसका परीक्षण किया और पाया कि यह केवल मानव रक्त ही नहीं था जो उत्परिवर्तित रक्त बलिदान को सक्रिय कर सकता था, बेस वेरिएंट प्राणियों से बेस म्यूटेशन द्रव भी यह काम कर सकता था। रक्त जेड पर्वत देवता केवल हथेली के आकार का था, रक्त जेड से गढ़े गए एक पर्वत देवता जैसा, काफी विचित्र और कुछ हद तक भयावह भी लग रहा था। जब तक इस पर बेस म्यूटेशन द्रव या रक्त डाला जाता था, यह इसे अपने शरीर में अवशोषित कर लेता था। बेस म्यूटेशन द्रव का स्तर और गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, पर्वत देवता आभा का आशीर्वाद उतना ही मजबूत होगा। इसे पर्वत देवता आभा कहना वास्तव में बेस वेरिएंट कार्पेस पर रक्त के रंग की फिल्म की एक परत लगाना है, जो हिट को झेलने की इसकी क्षमता को बढ़ाता है। ये फिल्म सीधे कठोरता और मजबूती को नहीं बढ़ाती है, ये कांच पर एक सुरक्षात्मक फिल्म लगाने के समान है, जो नीचे के कांच को आसानी से टूटने से रोकती है। इस सुरक्षात्मक फिल्म की ताकत रक्त बलिदान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बेस म्यूटेशन द्रव के स्तर और मात्रा से निर्धारित होती है। अगर ऐसा है, तो अगर मैं रक्त बलिदान के लिए असेंशन लिक्विड का उपयोग करता हूं, तो क्या मैं एक असेंशन लेवल झिल्ली प्राप्त कर सकता हूं? लिनशेन ने सोचा, अपने साथ लाए असेंशन लिक्विड को निकालकर ब्लड जेड माउंटेन गॉड पर कुछ टपकाया। जिस क्षण असेंशन लिक्विड ने ब्लड जेड माउंटेन गॉड को छुआ, लिनशेन ने तुरंत उसकी आंखें उभरी हुई देखीं, उसके माथे पर रक्त रेखा फट गई और उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। लिनशेन ने मान लिया था कि यह सिर्फ एक रक्त रेखा है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में बिना पुतली वाली रक्त रंग की आंख थी। जैसे ही असेंशन लिक्विड विलीन हुआ, ब्लड जेड माउंटेन गॉड के माथे पर खड़ी आंख से धीरे धीरे एक खूनी रोशनी चमकी, रोशनी तेज और तेज होती गई। एक बार जब ब्लड जेड माउंटेन गॉड कांपना बंद हो गया, तो लिनशेन ने उसे म्यूटेटेड ब्लेसिंग कौशल को सक्रिय करने के लिए कहा। ब्लड जेड माउंटेन गॉड की खड़ी आंख से एक लाल रोशनी निकली, जो लिनशेन पर पड़ी और तुरंत ही उसके कवच पर खून के रंग की फिल्म की एक परत चढ़ गई। इस फिल्म ने लिनशेन के कवच को खून के रंग का लाल कर दिया, जो काफी डरावना लग रहा था, मानो ताजे खून से रंगा हो। एक उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड को बुलाकर उसने उसे अपने हाथ के कवच को काटने को कहा। एक दरार के साथ मिश्र धातु स्तर के कवच पर केवल कुछ निशान दिखाई दिए, इसमें छेद नहीं किया गया था। लिनशेन बहुत खुश था। चूंकि उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड इसे काट सकता था, इसका मतलब था कि रक्त बलि के पास पर्याप्त आरोही तरल नहीं था। रक्त बलि के लिए पर्याप्त मात्रा में आरोही तरल के साथ पर्वत देवता आभा केवल मजबूत होगी। लिनशेन ने तुरंत अधिक आरोही तरल निकाला और इसे रक्त जेड माउंटेन गॉड पर टपकाया, जितना संभव हो सके इसे अवशोषित करने की कोशिश की। हालांकि कुछ ही बूंदों के बाद एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी और रक्त जेड पर्वत देवता की ऊर्ध्वाधर आंख के चारों ओर दरारें दिखाई दी, जिसने लिनशेन को चौंका दिया और तुरंत रुक गया। ये पता चला कि रक्त जेड पर्वत देवता की अवशोषित ऊर्जा की एक सीमा थी। यह असेंशन लिक्विड जैसी उच्च श्रेणी की किसी चीज को बहुत अधिक नहीं संभाल सकता था। सौभाग्य से लिनशेन ने इसे धीरे धीरे टपकाया था, अन्यथा वह रक्त जेड पर्वत देवता को फट सकता था। असेंशन लिक्विड की 5 बूंदें रक्त जेड पर्वत देवता के लिए सीमा है। लिनशेन केवल रक्त जेड पर्वत देवता को इकट्ठा कर सकता था और उसे धीरे धीरे अपनी चोटों से ठीक होने दे सकता था। आगे के अध्ययन के बाद उन्होंने पाया कि पर्वत देवता आभा की भी एक अवधि थी, लेकिन ये तय नहीं थी। असेंशन लिक्विड के साथ रक्त बलिदान से निर्मित पर्वत देवता आभा असाधारण रूप से लंबे समय तक चली और जब तक ये बिखर नहीं गई, आसानी से 10 घंटे से अधिक समय तक बनी रह सकती थी। स्टील प्राणियों से बेस म्यूटेशन द्रव केवल कुछ मिनटों के लिए पर्वत देवता आभा को बनाए रख सकता था।
चाहे कितना भी खिलाया जाए, यह अधिकतम 20 मिनट तक ही चलता था और रक्षात्मक क्षमताएं भी बहुत कमजोर थीं। क्या ब्लड ज़ैड माउंटेन गॉड असेंशन लिक्विड की 5 बूंदें झेल सकता है, तो क्या मैं 1 बूंद झेल सकता हूं? लिन शेन ने सोचा कि क्या उसका शरीर असेंशन लिक्विड को सीधे पीने का सामना कर सकता है। ये देखते हुए कि म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस वाला शरीर भी शायद ही इसे झेल सकता है, और वह केवल मिश्र धातु है, अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या इसका मतलब निश्चित मृत्यु नहीं होगी? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि भले ही यह न मारे, लेकिन गुर्दे को नुकसान पहुंचाना भी बुरा है। आखिरकार लिन शेन ने कोशिश करने का विचार छोड़ दिया। आखिरकार तियानशिन और म्यूटेंट अंडे से पर्याप्त बेस म्यूटेशन फ्लूइड था, जो सोल कलेक्टर के बेस म्यूटेशन फ्लूइड के साथ मिलकर लिन शेन को काफ़ी दिनों तक पचाने के लिए पर्याप्त था। उसे कम से कम अगले आधे महीने तक बेस म्यूटेशन फ्लूइड के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वह बिना उन्हें फिर से भरने के लिए बस बैठकर संसाधनों का उपभोग नहीं कर सकता था। इसलिए लिन शेन ने म्यूटेटेड प्राणियों की खोज जारी रखने का फैसला किया। ये देखते हुए कि यह नदी कितनी भयानक थी और मछुआरे ने कहा जंगल और भी अजीब था, उसने फिर वहां जाने की हिम्मत नहीं की। एक अलग दिशा चुनते हुए लिन शेन ने अन्य क्षेत्रों का पता लगाने की योजना बनाई। इन्फर्नो स्टार धातु की आंतरिक संरचनाओं से ढका एक विशाल ग्रह दूर से एक गोले के रूप में प्रच्छन्न एक अंतरिक्ष बेस जैसा दिखता था। ग्रह के बाहरी हिस्से के चारों ओर 3 परिक्रमा करने वाले छल्ले थे और कारों के समान विभिन्न वाहन हवा में उड़ रहे थे। एक शानदार मीटिंग हॉल के अंदर मुख्य कुर्सी पर एक मिनोटॉर बैठा था जो सुनहरे हाईटेक युद्ध कवच से सुसज्जित था। वह और दोनों तरफ बैंगनी युद्ध कवच पहने हुए मिनोटॉर उनके सामने होलोग्राफिक प्रक्षेपण को देख रहे थे। प्रक्षेपण में अल्ट्रा बन योद्धाओं को विभिन्न स्थानों पर मनुष्यों से लड़ते हुए दिखाया गया था, जिसमें प्राथमिक फुटेज स्काई स्टार स्लोप पर लड़ाई थी, जिसे अल्ट्रा बन योद्धाओं ने खुद कैप्चर किया था। स्काई स्टार स्लोप की फुटेज समाप्त होने के बाद सोने के कवच वाले मिनोटॉर के बाईं ओर बैंगनी युद्ध कवच में एक मिनोटॉर ने बोलना शुरू किया, जनरल बेल, रियल्म किंग प्लैनेट पर मानव युद्ध शक्ति हमारी अपेक्षाओं से अधिक है। हमें रियल्म किंग प्लैनेट पर सभी मनुष्यों को मिटाने और इसके सभी संसाधनों का दावा करने के लिए और अधिक योद्धाओं को भेजना चाहिए। जनरल बेल के जवाब देने से पहले उनके दाईं ओर बैठे मिनोटॉर ने जवाब दिया, हमने जो टेलीपोर्टर खोजा है वह केवल बेस वेरिएंट प्राणियों को रियल्म किंग प्लैनेट पर टेलीपोर्ट कर सकता है। 107 पायनियर कोर को भारी नुकसान हुआ है और एलीट योद्धाओं गुड युद्ध में मारा गया है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अन्य सभी पायनियर कोर वर्तमान में अन्य ग्रहों पर तैनात हैं और हम अस्थायी रूप से नए पायनियर योद्धाओं की भर्ती करने में असमर्थ हैं। भले ही हम वहां एक कोर भेज सकें, वे संभवतः मानव म्यूटेटर से मेल नहीं खाएंगे। जब तक हम एलीट योद्धाओं को नहीं भेजते, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप में से कौन अपने अधीनस्थ एलीट योद्धाओं को रियल्म किंग प्लैनेट पर अग्रणी बनाने के लिए तैयार है? ये सुनकर पहले से ही भावुक मिनोटॉर जनरल चुप हो गए। वे सभी रियल्म किंग ग्रह की स्थिति से अवगत थे। हालांकि मनुष्य अपेक्षाकृत कमजोर थे और अधिकांश मानव म्यूटेटर शक्ति के निचले छोर पर थे, कुछ मनुष्य पहले से ही अपने स्तर पर अल्ट्रा बन जनजाति के कुलीन मानक तक पहुंच चुके थे। अगर वे रियल्म किंग ग्रह पर कुलीन योद्धाओं को नहीं भेजते तो अधिक तोप का चारा अंततः वास्तव में पहल करने के लिए संघर्ष करेगा। इसके अलावा तोप का चारा पतली हवा से नहीं आता है। रियल्म किंग ग्रह पर भेजने के लिए पर्याप्त सुदृढ़ीकरण नहीं है और अल्ट्रा बन जनजाति को केवल एक ग्रह से अधिक पर संसाधनों का दावा करने की आवश्यकता है। केवल रियल्म किंग ग्रह की खातिर अन्य ग्रहों पर लगे पायनियर कोर को पुनर्निर्देशित करना संभव नहीं था। लेकिन अगर वे रियल्म किंग ग्रह पर बेस म्यूटेशन रैंक वाले कुलीन योद्धाओं को भेजते तो उन्हें डर था कि उनके कुलीनों को अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। आखिरकार वे कुलीन योद्धा अल्ट्रा बन जनजाति के भावी वरिष्ठ अधिकारी थे और उनमें से कई प्रतिष्ठित वंशों वाले कुलीन वंशज थे, जिन्हें समाज के स्तंभ बनने के लिए नियत किया गया था। उनके जीवन को लापरवाही से जोखिम में नहीं डाला जाना चाहिए। रियल्म किंग प्लैनेट पर बेस म्यूटेशन संसाधनों का इतना प्रचुर स्रोत मनुष्यों को कैसे दिया जा सकता है? जनरल के बाईं ओर के मिनोटॉर ने भौहें सिकोड़ी। अगर ऐसा है तो कृपया जनरल ऑस्टन अपने अधीनस्थों के कुलीन योद्धाओं को रियल्म किंग प्लैनेट पर भेजें ताकि उन अनजान मनुष्यों को हटाया जा सके। दाईं ओर के अल्ट्रा बन जनजाति के जनरल जेरी ने उपहास किया। ऑस्टन ने भी व्यंग्य किया, अगर हम रियल्म किंग प्लैनेट पर विजय प्राप्त करने के बाद उसके सभी संसाधन मेरे हो जाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऑस्टन, तुम बहुत स्वार्थी हो रहे हो। रियल्म किंग प्लैनेट पर इतने सारे बेस म्यूटेशन संसाधनों के साथ हम कई बेस म्यूटेशन कुलीन योद्धाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। उन संसाधनों का उपयोग हमारे साम्राज्य के लाभ के लिए किया जाना चाहिए, न कि निजी स्वामित्व में होना चाहिए, जेरी ने कहा। उसका स्वर न तो कठोर था और न ही नर्म। बैकवर्ड। जेरी की बात सुनो, क्या ये समझ में आता है? हमारे लोग खून बहाते हैं और ऊपर चढ़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और फिर हमें लाभ सभी के साथ साझा करना चाहिए। क्या यह उचित है? जनरल ऑस्टन ने गुस्से में कहा, मेज पर थप्पड़ मारते हुए। बस बहस करना बंद करो, जनरल बेल ने शांति से कहा। सभी को चुप करा दिया।
ये देखकर कि सभी शांत थे, जनरल बेल की नज़र कमरे में घूमी और सबसे आखिर में एक ऊँटते हुए बैंगनी बख्तरबंद मिनोटॉर पर टिक गई। कारो, तुम्हें क्या लगता है? जनरल बेल ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। नींद में डूबा मिनोटॉर चौंक कर जाग गया, असमंजस में खड़ा हो गया, फिर जल्दी से मुस्कुराया और कहा, जनरल बेल सही कह रहे हैं। इससे कई मिनोटॉरों में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन जनरल बेल ने कारो को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, चूंकि तुम्हें लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, तो जाओ और तैयारी करो। जब अगली बार टेलीपोर्टर सक्रिय हो तो किंग जिया को रियलम किंग प्लैनेट पर भेज दो। लेकिन जनरल बेल, किंग जिया, वह। कारो तुरंत चिंतित हो गया और अब कोई उलझन नहीं रही। कारो, तुमने खुद कहा था कि जनरल सही कह रहे हैं। क्या तुम अब पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो? जान लो कि सेना में कोई मजाक नहीं होता, जेरी ने तुरंत बीच में टोका। जनरल बेल बुद्धिमान हैं। किंग जिया हमारी अल्ट्राबन जनजाति की सदी में एक बार आने वाली प्रतिभा है, बेस म्यूटेशन स्तर पर एक बेजोड़ अस्तित्व है। महान परिवारों की युवा प्रतिभाओं की तुलना में भी वह किसी भी तरह से कमतर नहीं है। उन साधारण मानव म्यूटेटर को आसानी से मारा जा सकता है। वह निश्चित रूप से मानव बेस म्यूटेटर को आसानी से नष्ट करने और रियल्म किंग प्लैनेट पर नियंत्रण हासिल करने में सक्षम होगा। ऑस्टन ने सहमति में जोड़ा। जनरल, कारो ने कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन जनरल बेल ने अपने हाथ की एक लहर से उसे रोक दिया। अगर किंग जिया रियल्म किंग प्लैनेट पर जाता है और सफल होता है तो वह ब्लडलाइन सीक्वेंस में प्रवेश करेगा और उसे थर्ड क्लास नोबल ब्लडलाइन बैच से सम्मानित किया जाएगा, जनरल बेल ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर कारो की आंखें अचानक चमक उठीं। जनरल, जेरी, ऑस्टन और अन्य लोग चिंतित हो गए और आपत्ति जताने के लिए उठने लगे। अगर आपको आपत्ति है तो इसके बजाय अपने खुद के एलीट योद्धाओं को भेजें। इनाम वही होगा, जनरल बेल ने उन पर नज़र डालते हुए कहा। जेरी और ऑस्टन, जो पूरी तरह से खड़े नहीं हुए थे, जल्दी से फिर से बैठ गए। जाहिर है वे अपने खुद के कुलीन योद्धाओं को ऐसी खतरनाक जगह पर नहीं जाने देंगे। कुलीन परिवारों से होने के कारण जो पहले से ही ब्लडलाइन सीक्वेंस में थे, ऐसे इनाम का उनके युवाओं के लिए कोई मतलब नहीं था। किसी के विरोध न करने पर कारो ने लंबे समय तक हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंततः उसे आदेश स्वीकार करना पड़ा। जब कारो अपने बैरक में वापस लौटा तो वह प्रशिक्षण क्षेत्र में गया और उसने नीले सींगों वाले एक लंबे मिनोटॉर को गुरुत्वाकर्षण मशीन के भीतर प्रशिक्षण लेते देखा। साधारण मिनोटॉर को गुरुत्वाकर्षण मशीन में चलना चुनौतीपूर्ण लगता है, फिर भी यह मिनोटॉर आसानी से आगे बढ़ रहा था और भार प्रशिक्षण भी कर रहा था। विशाल बारबेल उसके हाथों में एक इन्फ्लेटेबल खिलौने की तरह लग रहा था क्योंकि वह इसे सहजता से घुमा रहा था। कारो ने मन ही मन आह भरी, अगर उसकी खराब पृष्ठभूमि न होती तो किंग जिया हमारे देश में सबसे योग्य व्यक्ति होता। अल्ट्राबन ट्राइब। क्या अफसोस है। जब किंग जिया ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और बाहर आया तो कारो ने उसे बुलाया। किंग जिया, जनरल बेल ने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से एक ग्रह पर पायनियरिंग करने का मिशन सौंपा है। अगर तुम ये काम पूरा कर लेते हो तो तुम्हें ब्लडलाइन सीक्वेंस में भर्ती कर लिया जाएगा और तुम्हें थर्ड क्लास नोबल ब्लडलाइन बैच दिया जाएगा, उसने कहा। किंग जिया की आंखें थोड़ी चमक उठीं। चिंता मत करो जनरल, मैं मिशन जरूर पूरा करूंगा। पहले इसे देखो, कारो ने कहा और किंग जिया को अपने दफ्तर में ले गया और ओयांग यूडू, बाई शिनफी, वी वुफू, जिवेस तियान और मोशेंग की सहित अन्य लोगों की कई क्लिप दिखाईं। तुम्हारा मुख्य काम इन इंसानों को खत्म करना है। मुझे तुम्हारी ताकत की चिंता नहीं है। आमने सामने तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान काफ़ी चालाक होते हैं। अगर वे तुम पर हमला करते हैं तो तुम रणनीतिक रूप से पीछे हटने का विकल्प चुन सकते हो। उद्धरण चिन्ह। कारो के अंतिम शब्दों ने किंग जिया को थोड़ा झिझकने पर मजबूर कर दिया। किंग जिया ने कारो को गंभीरता से सलाम किया। जनरल, मैं जन्म के समय स्टील लेवल से ज़्यादा कुछ नहीं था और मैं अपने परिवार के अटूट समर्थन और भारी दबाव में आपकी साधना के कारण अपनी प्रगति का श्रेय देता हूँ। इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं मिशन पूरा करूंगा और ब्लडलाइन सीक्वेंस में प्रवेश करूंगा। मैं अपने परिवार के वंशजों को तोप के चारे के भाग्य से बचाऊंगा और साबित करूंगा कि आपने मुझे गलत नहीं समझा है। लिन शेन ने अपने सामने रंगीन रेगिस्तान को देखा, उसकी भावनाएं अविश्वसनीय रूप से जटिल थीं। घास की ढलान के दूसरी ओर इस क्षेत्र तक पहुंचने में उसे 7 या 8 दिन लग गए थे, केवल ये पता लगाने के लिए कि यह एक रेगिस्तान था। सफ़ेद रेगिस्तान के बीच रेत के छिटपुट रंगीन कणों को देखते हुए लिन शेन को तुरंत एहसास हुआ कि यह वही रेगिस्तान होगा जहां फ्रॉस्ट जायंट ट्री की खोज की गई थी। वह इस तरफ से फ्रॉस्ट जायंट ट्री को नहीं देख सकता था और उसे नहीं पता था कि यह कितनी दूर हो सकता है। क्या मैंने इन पिछले कुछ दिनों को व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया? लिन शेन का मूड खराब हो गया। उसे याद आया कि उसे पहले फ्रॉस्ट जायंट ट्री के पास कोई बेस वेरिएंट प्राणी नहीं मिला था। इससे पता चलता है कि रेगिस्तान में बेस वेरिएंट प्राणी संसाधनों की कमी थी, चाहे जो भी कारण हो। किसी भी तरह से ये वह जगह नहीं थी जिसकी लिन शेन को ज़रूरत थी। जैसे ही लिन शेन ने सोचा कि आगे किस दिशा में जाना है, उसने अचानक रेगिस्तान में कुछ आकृतियां दिखाई दीं।
उसने ध्यान से देखा और तुरंत आश्चर्य और प्रसन्नता का मिश्रण हो गया। रेगिस्तान में हरे धातु के दिग्गजों का एक समूह था, जिनमें से प्रत्येक 3 मीटर से अधिक लंबा था और हरे धातु से बने शरीर थे, स्पष्ट रूप से मिश्र धातु जीव, जिनकी संख्या 1 दर्जन से अधिक थी। बहुत खुश होकर और ये देखकर कि कोई भी आसपास नहीं था, लिन शेन ने तुरंत हरे धातु के दिग्गजों पर कई क्रिस्टल म्यूटेशन पालतू जानवरों को गोली मार दी। क्रिस्टल म्यूटेशन पालतू जानवरों ने हरे धातु के दिग्गजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। स्तरों में अंतर ने उन्हें हरे दिग्गजों को जल्दी से हराने की अनुमति दी। बिग रेड बुल पर सवार होकर लिन शेन हरे धातु के दिग्गजों की लाशों के पास गया, ये देखने के लिए कि क्या उनके पास कोई बेस म्यूटेशन अंडे हैं। उनके धातु के शरीर को विच्छेदित करने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से उन्होंने कुछ भी नहीं खोजा, लेकिन कुछ बेस म्यूटेशन द्रव एकत्र किया। ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में जीवित प्राणी हैं, वे केवल फ्रॉस्ट जायंट ट्री के पास नहीं पाए जाते हैं। लिन शेन ने रेगिस्तान में और भी गहराई में जाने का फैसला किया ताकि ये देखा जा सके कि क्या आसपास पर्याप्त बेस वेरिएंट जीव हैं जो इसे एक अच्छी जगह बना देगा। फ्रॉस्ट जायंट ट्री के फलों में उनके पिछले परिवहन के अलावा उसने अभी तक किसी को रेगिस्तानी क्षेत्र में ले जाते नहीं देखा था। इसका मतलब था कि यहाँ बेस म्यूटेशन संसाधनों के लिए कोई भी लिन शेन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। लिन शेन ने बिग रेड बुल को दूर रखा और हेल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन को बुलाया। रेगिस्तान के ऊपर आकाश में सवार होकर आसपास के बेस वेरिएंट प्राणियों की खोज की। ऊपर लिन शेन ने जल्दी से धातु के दिग्गजों के एक और समूह को देखा, ज्यादातर हरे रंग के दिग्गज, लेकिन उनके बीच एक नीला धातु का दिग्गज भी था। एक उत्परिवर्तन है, लिन शेन ने उत्साह से कहा, तुरंत ईविल ड्रैगन को उनकी ओर निर्देशित किया, बीच हवा से फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन को छोड़ दिया। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन ने अपने उच्च स्तर और शक्तिशाली कौशल के साथ एक ही झटके में नीले धातु के दिग्गज को मार गिराया। म्यूटेटेड अलॉय प्राणी ब्लू मेटल वॉरियर को मार डाला। सूचना तुरंत उसकी कलाई घड़ी पर दिखाई दी। लिन शेन के आदेश के तहत दुष्ट ड्रैगन ने नीले धातु के विशालकाय की लाश को छीन लिया, फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन को पकड़ लिया और तुरंत उड़ गया। लिन शेन के लिए साधारण मिश्र धातु बेकार थी, वह उन्हें मारने में समय बर्बाद करने को तैयार नहीं था। ये बेकार होगा और उन्हें किसी ज़रूरतमंद के लिए छोड़ देना बेहतर होगा। इस लावारिस कुंवारी रेगिस्तानी भूमि ने लिन शेन को काफ़ी आश्चर्यचकित किया था। वहाँ कई धातु योद्धा थे और उत्परिवर्तन आम थे। लगभग हर कुछ मील पर धातु योद्धाओं का एक समूह था और हर थोड़े बड़े समूह में एक नीला धातु योद्धा होता था। हालांकि 2 ब्लू मेटल योद्धाओं से बेस म्यूटेशन फ्लूइड का सेवन करने के बाद उनके बेस म्यूटेशन फ्लूइड ने अब उनके बेस म्यूटेशन दर को नहीं बढ़ाया। इसके बाद कई ब्लू मेटल योद्धाओं को देखने के बाद लिन शेन ने अब शिकार का पीछा नहीं किया। सौभाग्य से थोड़ी देर बाद लिन शेन ने मेटल योद्धाओं के एक बड़े समूह को देखा, जिनमें एक बैंगनी धातु योद्धा भी था। पर्पल मेटल वॉरियर भी एक उत्परिवर्तित मिश्र धातु प्राणी था, जिसने लिन शेन को थोड़ा आश्चर्यचकित किया। बेस वेरिएंट प्राणी जनजाति के लिए 2 अलग अलग प्रकार के उत्परिवर्तन होना बहुत दुर्लभ था। लिन शेन को इससे भी अधिक आश्चर्य तब हुआ जब कुछ समय बाद उन्होंने एक रेड मेटल वॉरियर की खोज की, जो एक उत्परिवर्तित मिश्र धातु प्राणी भी था। एक जनजाति में इतने सारे अलग अलग उत्परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? लिन शेन को बहुत आश्चर्य हुआ। जैसे जैसे वह शिकार करता रहा, वह खोज भी करता रहा, ये देखना चाहता था कि इन धातु योद्धाओं में कितने प्रकार हैं। लंबे समय तक खोज करने के बाद उसने पाया कि नीले उत्परिवर्तन सबसे आम थे, बैंगनी उत्परिवर्तन कम आम थे और लाल उत्परिवर्तन सबसे दुर्लभ थे। अब तक उसने केवल उसी का सामना किया था। एक नीले धातु योद्धा का बेस म्यूटेशन द्रव केवल लिन शेन को थोड़ी सी बेस म्यूटेशन दर प्रदान कर सकता था और केवल पहले 2 नीले धातु योद्धाओं का द्रव प्रभावी था। बाद के नीले धातु योद्धाओं के द्रव का लिन शेन पर कोई प्रभाव नहीं था। एक बैंगनी धातु योद्धा से बेस म्यूटेशन द्रव ने वास्तव में लिन शेन को 2 बेस म्यूटेशन पॉइंट प्रदान किए और 4 बैंगनी धातु योद्धाओं से द्रव का उपयोग करने के बाद प्रभाव कम होने लगा। 5वें बैंगनी धातु योद्धा के बेस म्यूटेशन द्रव ने लिन शेन को केवल 1 बेस म्यूटेशन पॉइंट प्रदान किया और छठे ने और कुछ नहीं दिया। फिर भी इसका प्रभाव उन उत्परिवर्ती जहरीले कीड़ों से प्राप्त बेस म्यूटेशन द्रव से कहीं बेहतर था। उत्परिवर्ती जहरीले कीड़ों के उसी प्रकार से प्राप्त बेस म्यूटेशन द्रव का दूसरी बार उपयोग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे लिन शेन और भी उत्सुकता से रेड मेटल योद्धाओं की खोज करने लगा, क्योंकि उनमें से एक से प्राप्त बेस म्यूटेशन द्रव ने उसे 3 बेस म्यूटेशन पॉइंट प्रदान किए। अपने पिछले अनुभव के आधार पर यदि वह कुछ और रेड मेटल योद्धाओं को पा सकता है, तो वह कम से कम अपने बेस म्यूटेशन दर को लगभग 20 पॉइंट तक बढ़ा सकता है। लगातार कई दिनों तक लिन शेन रेगिस्तान में उत्परिवर्तित मेटल योद्धाओं की खोज कर रहा था। अब तक लिन शेन रेगिस्तान में गहराई तक पहुंच चुका था। सौभाग्य से उसकी घड़ी अत्यधिक कार्यात्मक थी, जिससे वह केवल रात में ही रियल्म किंग ग्रह में प्रवेश कर सकता था, जबकि दिन डार्क बर्ड बेस में अपने घर में बिताता था। इस प्रकार उसे खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। अब लिन शेन की बेस म्यूटेशन दर 47 तक पहुंच गई थी, जिसका अधिकांश हिस्सा तियानशिन की बदौलत था।
उन कई उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस अंडे और बेस म्यूटेशन द्रव के कई बैग ने लिन शेन को बहुत सारे बेस म्यूटेशन पॉइंट प्रदान किए। क्रिस्टल बेस में पदोन्नति आसन है। लिन शेन एक बार फिर डार्कबर्ड बेस में अपने घर लौट आया, थोड़ा पानी पिया और बस सोने ही वाला था कि लेई उसे ढूंढते हुए आया। श्री लिन शेन, मेरे पास अजीब आदमी के बारे में कुछ खबर है, लेई ने उत्साह से कहा। वह आदमी वानर बेस गया, जहां उसने कई लोगों को मार डाला, जिससे बहुत हंगामा हुआ। झेंग परिवार ने उसे मारने के लिए एक आरोही को भेजा, लेकिन उस आरोही को अजीब आदमी ने मार डाला। ऐसा कुछ हुआ, मुझे और बताओ। लिन शेन उस अजीब व्यक्ति के मामले को लेकर बहुत चिंतित था। मुझे खास जानकारी नहीं है, मैंने सिर्फ ये खबर सुनी है, लेई ने असहाय होकर जवाब दिया। डार्कबर्ड बेस की जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता सीमित थी, इसलिए इतना पता लगाना पहले से ही काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। लिन शेन को यह सुनकर कुछ निराशा हुई, लेकिन लेई ने आगे कहा, मुख्य घराने ने भी खबर भेजी है। वह कुछ समय के लिए सिकॉर्न बेस में रहेगी और शायद जल्द ही वापस नहीं आ पाएगी। क्या मेरी बहन मुसीबत में पड़ गई? लिन शेन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। नहीं नहीं, मुख्य घर आपको चिंता से बचाना चाहता था, यही वजह है कि उसने किसी को संदेश के साथ वापस भेजा, लेई ने जल्दी से समझाया। वह जानती है कि घर पर चीजें सुलझ गई हैं और वहां बस कुछ मामले हैं, इसलिए वह बाद में वापस नहीं आ पाएगी। क्या मामला है? लिन शेन को लगा कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूं, पत्र में ऐसा नहीं लिखा था, लेई ने जवाब दिया। लिन शेन ने बिना कुछ बोले लेई को देखा। लेई खुद को रोक नहीं सका और आह भरते हुए बोला, मैंने झाओजी से पूछा, जो संदेश लेकर वापस आया था, और उसने कुछ कहा। सिकॉर्न बेस के मुख्य घराने ने उसका सामना किया है। उसका? लिन शेन क्षण भर के लिए चौंक गया, फिर जल्दी से समझ गया कि लेई का मतलब किससे था, वान नियानबेई। लेई ने थोड़ा सिर हिलाया। श्री लिन शेन, आप भी मुख्य घराने और उसके बीच की स्थिति के बारे में जानते हैं। मुख्य घराने को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। अध्याय 186। लिन शेन को बेशक पता था कि उसकी बड़ी बहन के लिए यह मुश्किल था और उसे वान नियानबेई के साथ उसके संबंध के बारे में पता था। कहानी अपने आप में काफ़ी नाटकीय थी। वान नियानबेई जब छोटा था तो उस नाम से नहीं जाना जाता था, तब उसे वान यिहाओ के नाम से जाना जाता था। अपने चरम पर मेरी सबसे बड़ी बहन की मुलाकात आकर्षक और सुंदर वान यिहाओ से हुई। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और मेरे चौथे भाई के अनुसार उस समय वे दोनों इतने युवा और लापरवाह थे, उन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी और उनका प्यार इतना गहरा था कि स्वर्ग को भी झटका लग सकता था और आत्मा को हिला सकता था। हालांकि वान परिवार को वान यिहाओ का मेरी सबसे बड़ी बहन के साथ रहना मंजूर नहीं था। लिन शेन को विशिष्ट कारणों का पता नहीं था, लेकिन वान परिवार का रुख दृढ़ था। वे वान यिहाओ को मेरी सबसे बड़ी बहन के साथ रहने की अनुमति देने के बजाय उसे बंद कर देना पसंद करते थे। उस समय मेरी सबसे बड़ी बहन, निडर और विद्रोही, अकेले ही वान परिवार के पास गई, उन्हें मनाने की उम्मीद में कि वह उन्हें मना लेगी और वान यिहाओ के साथ रहने देगी। अंत में अज्ञात कारणों से वान परिवार से मिलने के बाद उसने हार मान ली। ये लिन शेन के लिए समझ से परे था। अपनी बहन के स्वभाव को जानते हुए वह आसानी से किसी लक्ष्य को नहीं छोड़ेगी, भले ही उसे तलवारों और कुल्हाड़ियों के खतरे का सामना करना पड़े। लेकिन उस समय उसने हार मान ली। भले ही वान यिहाओ अपने परिवार से संबंध तोड़ने और मेरी सबसे बड़ी बहन के साथ भागने को तैयार था, फिर भी वह वापस आ गई। लिन भाइयों ने सोचा कि शायद वान परिवार ने मेरी सबसे बड़ी बहन को धमकाया था, जिसके कारण उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे सभी उसके प्रति बहुत आभारी थे। हालांकि उसने कहा कि वान परिवार ने उसे बिल्कुल भी धमकाया नहीं था और वान यिहाओ के साथ अब और नहीं रहना उसका अपना निर्णय था। बाद में वान यिहाओ के बारे में कभी कभार अपडेट आते रहे। उसने अपना नाम बदलकर वान नियानबेई रख लिया और ऐसा लगता था कि वह अविवाहित रहा। अपने 40वें वर्ष में भी वह एकाकी जीवन जीता था। मेरी सबसे बड़ी बहन को भी कभी कोई और नहीं मिला। वह अभी भी अविवाहित है और अपना जीवन लिन परिवार के व्यापारिक मामलों को संभालने में समर्पित कर रही है। लिन शेन को स्वाभाविक रूप से वान परिवार के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन उसे वान नियानबेई के लिए कोई विशेष नापसंदगी नहीं थी। इस बार मेरी सबसे बड़ी बहन की सिकॉर्न बेस की यात्रा संयोगवश उसे वान नियानबेई से मिलने ले गई। कोई कह सकता है कि यह भाग्य था। अगर वान नियानबेई इतने सालों के बाद भी मेरी सबसे बड़ी बहन से आगे नहीं बढ़ा है, तो लिन शेन को व्यक्तिगत रूप से लगा कि उसे एक और कोशिश करनी चाहिए, उसे एक मौका देना चाहिए और खुद को भी एक मौका देना चाहिए। वे दोनों अब 40वें वर्ष में हैं। वे संभवतः किस चीज़ को छोड़ नहीं सकते या जिसके साथ समझौता नहीं कर सकते। अब जब सभी भाई बड़े हो गए हैं, अगर वान परिवार उन पर दबाव डालता है तो उन्हें मेरी बड़ी बहन का साथ देने का समय आ गया है। वान नियानबेई का क्या मतलब है? लिन शेन ने सोचा और पूछा। झाओजे को भी नहीं पता। उसे सिर्फ इतना पता है कि मेरी बड़ी बहन सिकॉर्न बेस पर वान नियानबेई से मिली थी। वान नियानबेई उससे गंभीर बात करना चाहती थी, लेकिन वह उससे मिलने को तैयार नहीं थी, लेई ने सोचने के बाद कहा।
श्री लिनशेन, जब दिल के मामलों की बात आती है तो जब तक आप शामिल व्यक्ति न हो हस्तक्षेप न करना बेहतर है, अन्यथा चीजें उल्टी हो सकती हैं। लिनशेन निश्चित रूप से इस सिद्धांत को समझते थे, लेकिन वह वास्तव में उत्सुक थे कि उनकी बड़ी बहन ने पहले स्थान पर क्यों हार मान ली थी। यह उसके चरित्र के बिल्कुल अनुकूल नहीं था। लेई, तैयार हो जाओ, हम सीकॉर्न बेस की यात्रा करने जा रहे हैं, लिनशेन ने फैसला किया, यह महसूस करते हुए कि वहां जाना सार्थक होगा। आखिरकार, चूंकि वह खुद को घर पर नहीं दिखा सकता था, इसलिए वह सीकॉर्न बेस जाकर खुद देख सकता था कि उसकी बड़ी बहन और वान नियानबेई के बीच क्या स्थिति थी। उसे अपनी बड़ी बहन को यह बताना था कि अगर वह उनके लिए चिंता की वजह से वान नियानबेई के साथ रहने की हिम्मत नहीं कर रही थी, तो उसे अब समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लिनशेन भी सीकॉर्न बेस जाकर देखना चाहता था। डार्कबर्ड बेस और यशेन बेस में वह अब फायर सीड वाले बेस म्यूटेशन अंडे नहीं ढूंढ पा रहा था। सीकॉर्न बेस एक सुपर बेस था और वहां बेस म्यूटेशन अंडे की संख्या डार्कबर्ड बेस और यशेन बेस की कुल संख्या से कहीं ज्यादा थी। शायद उसे और भी फायर सीड मिल जाए। मिस्टर लिनशेन, ये सही नहीं है, लेई ने निर्णायक रूप से संकोच किया। मैं इस मामले पर निर्णय लूंगा। एक बार जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं अपनी बड़ी बहन को खुद ही समझा दूंगा। लिनशेन ने लेई को तैयार होने का निर्देश दिया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह पहले कभी बाहर नहीं गया था और उसे लेई के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, अन्यथा वह अकेले ही चला जाता। ये देखकर कि लिनशेन अपने निर्णय पर अडिग था, लेई ने और कुछ नहीं कहा और तैयारी करने के लिए बाहर चला गया। इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि व्यापार चलता रहना चाहिए, लेई ने माल का एक बैच तैयार किया और उसे लाभ के लिए सीकॉर्न बेस पर बेचने का इरादा किया। लेई वास्तव में मेरी बहन का दाहिना हाथ है। लिनशेन अपनी बहन के आसपास के लोगों पर उसके बड़े प्रभाव को देखकर केवल आहें भर सकता था। लिनशेन ने कुछ भेष बनाए और कारवां के साथ चल पड़ा। हालांकि कारवां के साथ यात्रा धीमी थी, लेकिन वह जल्दी में नहीं था। लेई ने लिनशेन के लिए कुछ स्थानीय विशेषताएं भी तैयार की और उसे सीकॉर्न बेस पर पहुंचने पर प्रशिक्षक म्यू से मिलने के लिए कहा। कारवां व्यापार मार्ग पर चल पड़ा। हालांकि यह एक व्यापार मार्ग था, लेकिन विरल उपयोग के कारण कई रास्ते वनस्पति से भरे हुए थे, जिससे रास्ता साफ करने के लिए मैनुअल श्रम की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा बेस वेरिएंट जीव अक्सर दिखाई देते थे। सौभाग्य से ग्रह पर इन जीवों का स्तर अधिक नहीं था और लिनशेन कुछ पालतू जानवरों के साथ आसानी से इस मुद्दे को हल कर सकता था। अगर वे सीधी रेखा में होते तो सीकॉर्न बेस तक पहुंचने में केवल 7 या 8 दिन लगते, लेकिन कुछ बेस म्यूटेशन जोन के आसपास चक्कर लगाने के कारण पहुंचने में 10 दिन से अधिक समय लग गया। सीकॉर्न बेस समुद्र के बगल में स्थापित किया गया था, जो समुद्र के किनारे एक विशाल जानवर जैसा दिखता था। ऐसा कहा जाता है कि पिछले वर्षों में समुद्री जीवों की बड़ी बाढ़ के दौरान सीकॉर्न बेस मुख्य युद्ध का मैदान था। सीकॉर्न बेस के कई बुजुर्ग म्यूटेटर थे जो उस विशेष युद्ध में बच गए थे। बाद में छोटे पैमाने पर समुद्री जीवों की बाढ़ को ज्यादातर सीकॉर्न बेस ने रोक दिया। लिनशेन, तुम यहाँ क्यों आए हो? लिन मियाओ उसे देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था। मुझे घर पर घुटन महसूस हो रही थी और चूंकि तुम मुझे किसी साहसिक कार्य पर जाने नहीं देते थे, इसलिए मुझे बाहर आकर टहलना पड़ा, लिनशेन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन मियाओ ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। तुम मुझे इस बहाने से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वान नियानबेई के साथ मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, इसमें कोई बंधन नहीं है, इसलिए बेवजह चिंता करना बंद करो। ये तुम्हारा काम है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ सीकॉर्न बेस के बाजारों की जांच करना चाहता हूँ, कुछ दिलचस्प बेस म्यूटेशन अंडे खरीदना चाहता हूँ जिन्हें मैं सेते हुए खेलूं, लिनशेन ने जवाब दिया। अगर तुम वाकई यही सोच रहे हो तो ये सबसे अच्छा होगा। ये पैसा ले लो, जो चाहो खरीदो, तुम इसे जैसे चाहो खर्च कर सकते हो, लेकिन ठगे मत जाओ, ये तुम्हारी बहन के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा तुम्हें इंस्ट्रक्टर म्यू से मिलना है। लिन परिवार के हम लोगों को उचित शिष्टाचार दिखाना चाहिए। लिन मियाओ ने लिनशेन को पैसों का एक ढेर थमाते हुए कहा। चिंता मत करो बहन, मैं हमेशा से ही किफ़ायती रहा हूं और तुम ये जानती हो। लिनशेन ने पैसे सीधे लिए और अपनी जेब में रख लिए। बहन, मैं अभी जाकर देखता हूं। इतनी जल्दी मत करो, तुम्हारे आने का ये बिल्कुल सही समय है। जियाओबाई भी अभी अभी लौटी है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। लिन मियाओ ने लिनशेन को पकड़ते हुए कहा। वह बहुत अच्छी है, तुम्हें इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। बहन, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? वह केवल ओयांग युडू जैसों के बारे में सोच रही है। लिनशेन ने मुंह बनाते हुए विरोध किया। समय बदल गया है। मैंने सुना है कि जियाओबाई को तुम्हारे बारे में अच्छी धारणा है। वह तुम्हारी वजह से ओयांग परिवार में शादी करने के लिए सहमत नहीं हुई है, इसलिए तुम्हारे पास काफ़ी मौका है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, इसलिए अपना सब कुछ दे दो। लिन मियाओ ने उसे प्रोत्साहित करते हुए उसे पैसों का एक और ढेर थमाते हुए कहा। अगर तुम वाकई जियाओबाई को जीत सकते हो तो हर कोई जान जाएगा कि मेरे जीजा ने ओयांग युडू के बजाय तुम्हें चुना है। ये कितनी बड़ी प्रतिष्ठा होगी। कुछ सोच समझकर उपहार खरीदना सुनिश्चित करें और याद रखें, अवसरों का लाभ उठाना ही होता है।
मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लिन शेन ने असहाय होकर उत्तर दिया। हालांकि वह पैसे लेने के लिए दृढ़ था, लेकिन वह बाई शेनफेई के लिए उपहार खरीदेगा या नहीं, ये देखना अभी बाकी था। लिन मियाओ जिस हॉस्टल में रह रहा था उसे छोड़कर लेई के मार्गदर्शन में लिन शेन तुरंत सैंडफील्ड पहुंच गया, जो सी कॉर्न बेस के 3 प्रमुख मुक्त व्यापार बाजारों में से एक है। बाजार समुद्र के किनारे स्थित था और पहले ये सिर्फ एक छोटा सा मेला था जहां समुद्र में बेस वेरिएंट जीवों का शिकार करने वाले म्यूटेटर अस्थायी आधार पर आपूर्ति और पकड़ का व्यापार करते थे। उस जबरदस्त समुद्री जानवर ज्वार के दौरान ये जगह अग्रिम पंक्ति और पीछे की पंक्तियों के बीच एक रसद केंद्र के रूप में काम करती थी, जिसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ कई घायलों का इलाज किया गया और उन्हें आराम दिया गया, और कई म्यूटेटर ने उन सामानों का आदान प्रदान किया जो वे इस्तेमाल कर सकते थे। जानवर ज्वार के बाद बाजार को संरक्षित किया गया और यह एक महत्वपूर्ण मेला मैदान बन गया। उस समय बाजार केवल सप्ताहांत पर ही खुलता था, लेकिन बाद में जब सी कॉर्न बेस का विस्तार हुआ तो बाजार को बेस में शामिल कर लिया गया। यह एक मेला मैदान के रूप में उपयोग में रहा, जो पहले की तुलना में बहुत बड़े पैमाने पर प्रतिदिन खुलता था। पहले बाजार में स्टॉल लगाने का मतलब था रेत पर कपड़े का एक टुकड़ा बिछाना, लेकिन अब जमीन को मिश्र धातु की प्लेटों से ढक दिया गया था। स्टॉल सेटअप के लिए कई बड़े गोदामों का निर्माण किया गया था, साथ ही दुकानों का एक विशाल क्षेत्र भी था जो यशेन बेस के बाजार से कहीं बड़ा था। लिन शेन बाजार में चले गए, उनके आसपास कई तरह के सामान थे जिनमें पालतू जानवर और बेस म्यूटेशन अंडे, साथ ही बेस म्यूटेशन फ्लूइड सामग्री और हथियार आदि शामिल थे। पूर्वी द्वार से प्रवेश करते हुए सीधे आगे हथियार क्षेत्र था, जहां सभी प्रकार के लोहे के हथियार, मिश्र धातु के हथियार और क्रिस्टल बेस हथियार स्टॉल पर प्रदर्शित किए गए थे। क्रिस्टल बेस हथियार, जो डार्क बर्ड बेस में शायद ही कभी देखे जाते हैं, यहाँ आम थे। लेई ने कहा कि यहाँ के अधिकांश हथियार मानव निर्मित थे, जिनमें से कुछ ही प्राकृतिक बेस म्यूटेशन हथियार थे। स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले बेस म्यूटेशन हथियार आमतौर पर अधिक महंगे होते थे, और कुछ लोग तैयार किए गए हथियारों को बेस म्यूटेशन हथियार के रूप में पेश करते थे। हालांकि कुछ मास्टर्स द्वारा तैयार किए गए हथियार प्राकृतिक बेस म्यूटेशन हथियारों से अधिक मूल्यवान हो सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता था कि प्राकृतिक बेस म्यूटेशन हथियार बेहतर होते थे। लिन शेन को हथियारों में बहुत कम रुचि थी। सरसरी नज़र डालने के बाद और हाथ में डेथ पाउडर होने के बाद उसे किसी अन्य हथियार की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा उसके पास घर पर एक असेंशन लेवल स्पिरिट बेस हथियार भी था। एक बार जब उसके पास पर्याप्त ताकत हो जाती तो वह इसे सीधे अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। क्या इस दुकान में पेट लॉन्चर भी बिकते हैं? लिन शेन ने एक दुकान से गुजरते हुए आश्चर्यचकित होकर कहा। पेट लॉन्चर दुर्लभ हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं। ज़्यादातर म्यूटेटर उन्हें खरीद नहीं सकते। केवल सी कॉर्न बेस जैसे सुपर बेस में ही ऐसी दुकानें मौजूद होंगी। जहां तक मुझे पता है, सी कॉर्न बेस में सिर्फ यही एक दुकान है, लेई ने समझाया। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं, लिन शेन ने कहा। उसे पेट लॉन्चर खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि वे कितने में बिक सकते हैं। उसके पास कई पेट लॉन्चर थे जो उसने तियानशिन से छीने थे। अपनी बहन के लिए सबसे बढ़िया एट्रीब्यूट पेट लॉन्चर रखने के अलावा वह एक को अपने पास रखेगा और एंजल रिवॉल्वर के साथ बदल बदल कर इस्तेमाल करेगा। अगर कीमत सही रही तो वह बाकी को अपनी ज़रूरत की किसी चीज़ के लिए बदल सकता था, जैसे कि बेस म्यूटेशन फ्लूइड। दुकान में घुसने के बाद लिन शेन ने काउंटर के पीछे कुछ पेट लॉन्चर रखे हुए देखे। वे कुछ हद तक पुराने ज़माने के और बहुत आधुनिक नहीं लग रहे थे। शायद अल्ट्रा बन ट्राइब के लेफ्टिनेंट कमांडर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्चर जितने भी अच्छे नहीं थे। फिर भी कीमत के टैग चौंकाने वाले थे। कोई भी 6 अंकों से कम नहीं था। सबसे सस्ता 400,000 से ज़्यादा का था। लिन शेन ने पास के साइन पर जानकारी को ध्यान से देखा। फायरिंग दर केवल 23 था, जो 6 पेट कैप्सूल लोड करने में सक्षम था। कीमत जितनी अधिक होती, लिन शेन उतना ही खुश होता। यदि 23 की दर वाला लॉन्चर 400,000 से अधिक में बिक सकता है, तो उसके पास जो 40 के आसपास की गति वाले थे वे और भी अधिक कीमत पर बिकेंगे। कैबिनेट में 6 पेट लॉन्चर प्रदर्शित थे, जिनमें से सबसे अच्छे में 10 शॉट की क्षमता और 37 की फायरिंग दर थी। यह विशेषता लगभग लिन शेन के सबसे खराब लॉन्चर के समान थी और इसकी कीमत पहले ही 5 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। लिन शेन की गणना के अनुसार उसके पास मौजूद पेट लॉन्चर की कीमत 10 मिलियन थी। मुझे इन पेट लॉन्चर को जल्द ही बेचना होगा। जैसे जैसे इंसानों और अल्ट्रा बन जनजाति के बीच युद्ध बढ़ता जाएगा और अधिक पेट लॉन्चर पकड़े जाएंगे, वे केवल सस्ते होने जा रहे हैं। उन्हें अभी अच्छी कीमत पर बेचना बेहतर है, लिन शेन ने खुद से सोचा। क्या मेहमान के दिमाग में कोई लॉन्चर है? आप उसे आजमाने के लिए निकाल सकते हैं। पीछे एक फायरिंग रेंज है, दुकान सहायक ने विनम्रता से कहा। क्या आपके पास उच्च फायरिंग दर वाला कोई लॉन्चर है? लिन शेन ने सहजता से पूछा। हमारे पास है, लेकिन वे बहुत महंगे हैं, जिनकी कीमत 10 मिलियन से अधिक है।
यह इसके लायक नहीं है। वास्तव में फायरिंग दर में अंतर केवल कुछ बिंदुओं का है जो आमतौर पर औसत उपयोग में अगोचर होता है, दुकान सहायक ने धैर्यपूर्वक समझाया। कीमत कोई समस्या नहीं है, मुख्य बात तेज फायरिंग दर है। क्या आपके पास 50 के आसपास कोई है? लिन शेन ने खुद को एक अमीर युवा मास्टर के रूप में पेश किया, हालांकि उसके पास केवल 2 लाख रुपये थे जो उसकी बहन ने उसे अभी अभी दिए थे। मेहमान मजाक कर रहा होगा। बेस म्यूटेशन स्तर के पालतू लांचर के लिए उच्चतम फायरिंग दर 41 है और यह पहले से ही एक दुर्लभ रत्न है जिसे पाना मुश्किल है। अधिकांश म्यूटेटर के लिए 40 पहले से ही शीर्ष स्तर है। अगर कीमत ज़्यादा होती तो वह सैंक्शन लेवल पेट लॉन्चर होता, जो हमारी दुकान में नहीं है और म्यूटेटर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, दुकान सहायक ने बिना किसी अधीरता के समझाया। ऐसा लगता है कि मेरी 44 स्पीड एंजल रिवॉल्वर पहले से ही रत्नों में से एक रत्न है। पता नहीं तियानशिन को ये कहाँ से मिला, या शायद सेलेस्टियल रेस की तकनीक का स्तर इतना ऊंचा है कि वह और भी बेहतर पेट लॉन्चर बना सके। जब लिन शेन सोच रहा था, उसने दुकान सहायक को आगे कहते सुना, हमारे पास दुकान में 41 स्पीड पेट लॉन्चर है जिसे हम अपना खजाना मानते हैं। यह अभी भी बिना कीमत का है क्योंकि हमारे मालिक इसे बहुत संजोकर रखते हैं। अगर मेहमान इच्छुक हैं तो शायद आप हमारे मालिक से बात कर सकते हैं। अगर कीमत सही है तो वह इसे देने को तैयार हो सकता है। केवल 41 स्पीड, भूल जाओ। लिन शेन ने लेई को ले जाने और जाने का बहाना ढूंढ लिया। उसने कीमतों के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। अगर वह अपने लॉन्चर को किसी चीज़ के लिए बदलना चाहता तो उसे कोई नुकसान नहीं होता। 41 स्पीड लॉन्चर को छोड़कर आपके पास और भी बेहतर आइटम होने चाहिए, है न? लिन शेन के जाने से पहले प्रवेश द्वार से एक आवाज़ आई। लिन शेन ने मुड़कर देखा कि 20 साल का एक युवक जो छड़ी की तरह दुबला पतला था, दुकान में प्रवेश कर रहा था। बॉस, दुकान सहायक के पते ने लिन शेन और लेई को पुष्टि की कि यह आदमी वास्तव में दुकान का मालिक था। बिल्कुल नहीं, मैं बिना सोचे समझे बोल रहा था, कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। ये शब्दों का खराब चयन था। इसे दिल पर मत लेना बॉस। लिन शेन बस एक रास्ता तलाश रहा था और दुकान के मालिक से ज़्यादा कुछ कहने में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने विनम्रता से माफ़ी मांगी और जाने के लिए तैयार हो गया। कृपया प्रतीक्षा करें, सर। यदि आप 41 की गति से संतुष्ट नहीं हैं तो मेरे पास वास्तव में एक लॉन्चर है जो लगभग 50 तक पहुंचता है। हालांकि यह 50 नहीं है, 43 पर यह एक अत्यंत दुर्लभ खोज है। ब्रह्मांड में भी ऐसी गति का बेस म्यूटेशन स्तर का लॉन्चर मिलना मुश्किल है, दुबले मालिक ने कहा, जिससे लिन शेन थोड़ा शर्मिंदा हुआ। भले ही उसके पास पैसा हो, लेकिन लिन शेन इसे वहन नहीं कर सकता था। फिर भी जीवन में प्रतिष्ठा मायने रखती है और हालांकि वह इसे वहन नहीं कर सकता था, फिर भी लिन शेन ने परवाह न करने का नाटक किया और कहा, आपकी दुकान में वास्तव में ऐसा असाधारण सामान है। मुझे लगता है कि ग्राहक भी अपने सामान को जानता है। सामान उपलब्ध है, बस बात यह है कि आप कितना खर्च करने को तैयार हैं, दुबले पतले दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। आप विक्रेता हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कीमत आपको ही तय करनी है, लिन शेन ने जवाब दिया। इस तरह की वस्तु एक दुर्लभ खजाना है, इस दुनिया में दूसरा मिलना मुश्किल है, इसे अमूल्य माना जा सकता है। अगर मुझे वास्तव में इसकी कीमत लगानी पड़े तो मुझे लगता है कि इसकी कीमत कम से कम इतनी तो होगी, दुबले पतले दुकानदार ने एक उंगली आगे बढ़ाते हुए कहा। 10 मिलियन। लिन शेन को लगा कि कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। दुबले पतले दुकानदार ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। 1 बिलियन। लिन शेन ने अपने हिस्से का पैसा देखा था, लेकिन दुबले पतले दुकानदार की ऐसी बोली ने उसे अभी भी आश्चर्यचकित कर दिया। 43 स्पीड 1 बिलियन में बिक सकती है, तो मैं अपनी 44 स्पीड कितने में बेच सकता हूँ? लिन शेन को अपनी एंजल रिवॉल्वर बेचने की इच्छा हुई। 1 बिलियन से वह कई म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस पालतू जानवर खरीद सकता था। लिन शेन इतने पैसे से बेस म्यूटेशन फ्लूइड खरीद सकता था और बेस म्यूटेशन दर को लगभग अधिकतम कर सकता था। ये बहुत महंगा है, लिन शेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। महंगा, हाँ, लेकिन आपको वही मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं। ओयांग यूडू रियल्म किंग टॉवर के 9वें स्तर पर पहुंच गया और उसे जो पेट लॉन्चर मिला वह केवल 41 स्पीड का था, जो पहले से ही बहुत दुर्लभ है। मेरा 43 स्पीड का है, सिर्फ 2 पॉइंट तेज, लेकिन ये 2 पॉइंट इसे इस दुनिया में बेमिसाल बनाते हैं। एक अनोखी बेहतरीन वस्तु, क्या यह 1 बिलियन की हकदार नहीं है? दुबले पतले दुकानदार ने कुछ हद तक गर्व से कहा। यह उचित लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास उस तरह का पैसा नहीं है। मैं सिर्फ एक नज़र डाल सकता हूँ, लिन शेन ने जाने के लिए तैयार होते हुए कहा। वह गंभीरता से कुछ भी खरीदने की योजना नहीं बना रहा था और वास्तव में दुबले पतले दुकानदार के साथ बातचीत को लंबा नहीं करना चाहता था। पैसे नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, दुबले पतले दुकानदार के शब्दों ने लिन शेन को चौंका दिया। कौन विश्वास करेगा कि दुनिया में इतना बढ़िया सौदा मौजूद है? 1 अरब की कीमत वाली शीर्ष स्तरीय वस्तु मुफ्त में दी जा रही है।
भले ही वह दुबले पतले दुकानदार का पिता हो, वह इसे किसी अजनबी को तो क्या शायद ही दे। लिन शेन दुबले पतले दुकानदार को ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वह दुबला पतला और कुछ हद तक काला था, लेकिन वह ऊर्जावान दिखाई दे रहा था। उसकी एक जोड़ी चमकदार सतर्क आंखें थीं जो वास्तव में चमक रही थीं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? लिन शेन को लगा कि इस स्थिति में कुछ और भी है। उसे संदेह था कि दुकानदार ने उसे पहचान लिया होगा। लेकिन भले ही उसने उसे प्लेबॉय लिन शेन के रूप में पहचान लिया हो, लेकिन इतना बड़ा एहसान करने का कोई कारण नहीं था। लिन शेन को अपनी प्रतिष्ठा और दिखने में अरबों की कीमत होती है। मास्टर लिन, आपका नाम ही अरबों की कीमत है, दुबले पतले दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आपने मुझे पहचान लिया? लिन शेन चौकन्ना था। अपने भेष और टोपी के बावजूद उसे पहचान लिया गया था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि दुबला पतला दुकानदार कोई गणना करने वाला व्यक्ति था, और लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि वह क्या करने जा रहा था। लिन शेन की सावधानी को देखते हुए दुबले पतले दुकानदार ने हंसते हुए कहा, मास्टर लिन, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। पेट लॉन्चर यहाँ है और मैं इसे अभी आपको दे सकता हूँ। इन शब्दों के साथ दुबले पतले दुकानदार ने किसी को पेट लॉन्चर लाने के लिए इशारा किया। आप सीधे सीधे बोल सकते हैं। मैं कारण जाने बिना कोई उपहार स्वीकार नहीं करूंगा। जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता, मैं इसे नहीं लूंगा, लिन शेन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। कृपया निश्चिंत रहें, मास्टर लिन। यह उपहार मेरी ओर से नहीं है, बल्कि आपके एक पुराने परिचित की ओर से है, जो इस समय पीछे बगीचे में आपका इंतजार कर रहा है। उसे उम्मीद है कि अगर सुविधा हो तो आप उससे मिल सकते हैं। दुबले पतले दुकानदार ने लिन शेन को एक बॉक्स देते हुए कहा। अंदर एक खूबसूरती से तैयार किया गया पेट लॉन्चर था, जो अल्ट्रा बर्निंग अल्ट्रा कॉप्स कमांडर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले से भी अधिक उन्नत लग रहा था। कौन सा पुराना परिचित? लिन शेन ने इसे नहीं लिया। उपहारों को लापरवाही से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जब आप उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यह मीटिंग के लिए एक उपहार है, दुबले पतले दुकानदार ने जोर देकर कहा, और बॉक्स को लिन शेन के हाथों में थमा दिया। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं अभी जा रहा हूं, लिन शेन ने कहा, इसे टालने के लिए पीछे हटते हुए और जाने के लिए मुड़ते हुए। लिन मियाओ के भाई, लिन शेन की कसम, चलो बात करते हैं। स्टोव के पीछे से एक आवाज़ आई, जब एक आदमी आवाज़ के साथ साथ बाहर निकला। लिन शेन ने देखा कि जो आदमी बाहर आया था वह 30 साल का था। वह बहुत सुंदर नहीं था और उसकी दाढ़ी थी, फिर भी उसके पास एक परिपक्व आकर्षण था। उसकी आंखों में दुख भरी नज़र ज़्यादातर युवा लड़कियों के लिए विरोध करने से ज़्यादा थी। वान नियानबे। हालांकि लिन शेन ने वान नियानबे से कभी मुलाकात नहीं की थी, किसी कारण से उसे देखते ही उसे यकीन हो गया कि यह वान नियानबे ही है। ये बातचीत करने की जगह नहीं है, चलो पीछे बात करते हैं, वान नियानबे ने कहा। कोई बात नहीं, लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। ये पेट लॉन्चर, दुबले पतले दुकानदार ने कुछ अनन्य के साथ बॉक्स को पकड़ते हुए कहा। इसे दूर रखो, लिन मियाओ का भाई इसे स्वीकार नहीं करेगा। सिर्फ 43 स्पीड पेट लॉन्चर को भूल जाओ, इससे भी बेहतर आइटम वह नहीं लेगा। वान नियानबे ने स्पष्ट रूप से लिन शेन को बहुत सम्मान देते हुए कहा। लिन शेन को खुद भी कुछ पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि यह वान नियानबे की ओर से उपहार है, तो शायद वह इसे स्वीकार कर लेता। बेशक ये सिर्फ एक क्षणभंगुर विचार था। लिन मियाओ और उसके बीच के मुद्दे अभी तक सुलझे नहीं थे, और वह निश्चित रूप से वान नियानबे से उपहार स्वीकार नहीं करेगा। वान नियानबे के पीछे पीछे बगीचे में गया। वान नियानबे ने साधारण कपड़े पहने आराम से गलियारे के पास एक कुर्सी पर बैठ गया। लिन शेन की ओर बियर का एक कैन उछाला और खुद के लिए एक कैन खोला, कुछ घूंट लिए। जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हें गोद में लिया था, लेकिन तब तुम बहुत छोटे थे, शायद तुम्हें याद नहीं है। वान नियानबे ने अपनी बियर नीचे रखते हुए और लिन शेन की ओर देखते हुए कहा। क्या तुमने मुझे सिर्फ यही कहने के लिए बुलाया था? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तुम्हारी बहन की तरह ही तुम भी गुस्सैल हो, हमेशा इतनी अधीर रहती हो। वान नियानबे ने एक पल सोचा, फिर बोली, मैं तुम्हारी बहन से अकेले में मिलना चाहती हूँ। मुझे उसके साथ कुछ बातें स्पष्ट करनी हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नहीं, लिन शेन ने साफ मना कर दिया। अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो खुद ही उसे ढूंढो। मेरे पास आना बेकार है। मैंने उसे कई बार ढूंढा है और वह मुझे एक मौका भी नहीं देती। मुझे बोलने का मौका भी नहीं मिलता। वान नियानबे ने आह भरी। तो ये तुम्हारी गलती होगी, लिन शेन ने कहा। हाँ, यह मेरी गलती है। मैंने चीज़ों को ठीक से नहीं संभाला, वान नियानबे ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। लिन शेन, भले ही मैंने कोई गंभीर पाप किया हो, क्या मुझे अपना मामला रखने का मौका नहीं मिलना चाहिए? मैं बस उससे बात करने का मौका चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बताओ कि तुम मेरी बहन को क्या बताना चाहते हो, फिर मैं देखूंगा। लिन शेन की जिज्ञासा उसकी बहन और वान नियानबे के बीच की सच्ची कहानी के बारे में थी।
वान नियानबेई हैरान रह गया, उसे आश्चर्य हुआ कि लिन शेन ऐसा सुझाव देगा, और बहुत झिझक के बाद उसने कहा जैसे कि कोई बड़ा फैसला ले रहा हो, तो फिर तुम लिन मियाओ के भाई हो। तुमसे कुछ भी छिपाने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें बता दूंगा, और अगर मैं लिन मियाओ से मिल सकता हूं तो ये सबसे अच्छा होगा, अगर नहीं तो तुम मेरी बातें उसे बता सकते हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या कहना है। लिन शेन ने कोई वादा नहीं किया। लिन शेन, क्या तुमने कभी ब्रीडिंग बॉय नामक शब्द सुना है? वान नियानबेई के अजीबोगरीब सवाल ने लिन शेन को हैरान कर दिया कि उसका वास्तव में क्या मतलब था। प्रजनन सुअर शब्द से लिन शेन भली भांति परिचित था, क्योंकि डार्क बर्ड बेस के कई लोग उसकी पीठ पीछे उसे कोसते थे। वास्तव में तुम्हारा क्या मतलब है? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। सीधे शब्दों में कहें तो मैं सिर्फ वान परिवार का प्रजनन सुअर हूं, जो परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, वान नियानबेई ने कहा। लिन शेन ने प्रजनन सुअर शब्द सुनते ही पहले से ही कुछ अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। अगर वान परिवार चाहता है कि तुम वंश को आगे बढ़ाओ, तो उन्हें जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए। वे मेरी बड़ी बहन के साथ तुम्हारे रिश्ते का विरोध क्यों करेंगे? मुझे मत बताओ कि मेरी बहन में कुछ गड़बड़ है। लिन शेन का चेहरा ठंडा पड़ गया। नहीं जियाओ वो, तुम गलतफहमी में हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वान नियानबेई ने बार बार अपना सिर हिलाया। वान परिवार को जिन वंशजों की ज़रूरत है वे तुम्हारे सोचने से अलग हैं। इसे इस तरह से कहें, ब्रह्मांड में कई जातियों के बच्चे स्टील लेवल या यहाँ तक कि मिश्र धातु और क्रिस्टल बेस लेवल पर पैदा होते हैं। वान परिवार को ऐसे बच्चों की ज़रूरत है। ऐसे बच्चे पैदा करने के लिए किसी के माता पिता खास होने चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वान नियानबेई ने धीरे से समझाया। तो तुम कह रहे हो कि वे चाहते हैं कि तुम किसी दूसरी खास महिला से शादी करो, ताकि तुम्हारे बच्चे संभावित रूप से स्टील लेवल या शायद मिश्र धातु लेवल या क्रिस्टल बेस लेवल पर हो सकें। लिन शेन इस बार वास्तव में हैरान था। उसने तियानशिन से सुना था कि सेलेस्टियल रेस के लोग क्रिस्टल बेस लेवल पर पैदा होते हैं, जो सामान्य बात थी। लेकिन इंसानों का बेस वेरिएंट क्रिएचर के रूप में पैदा होना अनसुना था। ठीक है, मुझे पता है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यह उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। ब्रह्मांड में कई महान कुलों ने हम मनुष्यों की तरह ही बहुत ही सरल कार्बन आधारित जीवन रूपों के रूप में शुरुआत की होगी, और यह केवल अरबों वर्षों के विकास के बाद ही है कि उनके वंशजों ने धीरे धीरे बेस वेरिएंट प्राणियों के लक्षण विकसित किए। वान नियानबेई ने समझाया। लेकिन यह अरबों वर्षों का संचय है। मनुष्यों का इतिहास बहुत छोटा है, और वे केवल थोड़े समय के लिए बेस वेरिएंट प्राणियों के संपर्क में रहे हैं। मुझे मत बताओ कि तुम अब उस बिंदु तक विकसित हो गए हो जहां तुम ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हो। लिन शेन कुछ हद तक सशंकित थे। मेरा विकास कौशल थोड़ा खास है, लेकिन एक साधारण मानव महिला के साथ ऐसे वंशज होना अभी भी मुश्किल होगा। हालांकि अगर महिला कोई साधारण इंसान नहीं होती तो ये बहुत अधिक संभावना होती, वान नियानबेई ने व्यंजनापूर्ण तरीके से कहा। लेकिन लिन शेन फिर भी समझ गए। वान परिवार चाहता है कि तुम किसी दूसरी जाति की महिला से शादी करो? लिन शेन ने उसे घूरते हुए पूछा। दीमान जनजाति के शाही परिवार का एक सदस्य, वान नियानबेई ने धीरे से कहा। लिन शेन की आंखें वान नियानबेई को देखते ही चौड़ी हो गईं। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि वान परिवार उसकी बड़ी बहन के साथ उसके रिश्ते का कड़ा विरोध क्यों कर रहा था। लिन शेन ने दीमान जनजाति के बारे में सुना था, जिसे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध कुलों में सेलेस्टियल रेस के समान दर्जा दिया गया था। अगर दीमान के शाही परिवार का कोई व्यक्ति वान परिवार में शादी करता तो यह निश्चित रूप से वान परिवार के लिए एक ऊपर की ओर कदम होता। लिन शेन को यह भी संदेह था कि दीमान का शाही परिवार खुद को वान नियानबेई के स्तर तक कैसे गिरा सकता है। आंखों में ब्रह्मांड में मानव जाति महत्वहीन थी। डी मैन का शाही परिवार कभी भी मनुष्यों के साथ विवाह करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? यह अविश्वसनीय रूप से अविश्वसनीय लग रहा था। अगर मैं डी मैन जनजाति की राजकुमारी से शादी नहीं करता तो एलियन दुनिया में मेरे रिश्तेदारों को विलुप्त होने का खतरा हो सकता है। मैं लिन मियाओ को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं अपने कबीले के इतने सारे लोगों को मेरी वजह से मरते हुए नहीं देख सकता। वान नियानबेई ने यह कहते हुए शांति से कहा। तो फिर तुम मेरी बहन से मिलने क्यों आए? तुम्हें फिर से नहीं आना चाहिए था, लिन शेन ने कुछ हद तक हताश होकर कहा। मुझे पता है, तुम्हारी बहन ने एक बार मुझे बताया था कि उसके दिल में पहले से ही कोई है, और मैं उसे फिर से देखने की योजना नहीं बना रहा था। लेकिन हाल ही में मुझे पता चला कि वह इस पूरे समय अकेली रही है। वान नियानबेई ने लिन शेन को देखा। मैं चाहता हूं कि तुम उसे मेरी वर्तमान स्थिति बताओ, ताकि वह मेरा इंतजार करना बंद कर दे। इस जीवन में हमारा साथ होना तय नहीं है, उसे अपने साथ चलने के लिए किसी को ढूंढ लेना चाहिए। तुम अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। मेरी बहन किसी और को ढूंढती है या नहीं, यह उसका अपना मामला है। इसका तुमसे पहले कोई लेना देना नहीं था, और भविष्य में भी इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा, लिन शेन ने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा।
वान नियानबेई के साथ कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन उसके और लिन परिवार के बीच कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा था। मुझे पता है कि मैं गलत था, इसलिए दी मैन जनजाति में जाने से पहले मैं लिन मियाओ से मिलना चाहता हूं ताकि हमारे पिछले मुद्दों को सुलझाया जा सके और उम्मीद है कि हम दोनों फिर से शुरुआत कर सकें। वान नियानबेई ने लिन शेन के पीछे हटे हुए व्यक्ति से कहा। मेरी बड़ी बहन तुम्हें देखना नहीं चाहती, जिसका मतलब है कि वह अब तुम्हारे साथ जुड़ना नहीं चाहती। चलो अतीत को पीछे छोड़ देते हैं, इस पर आगे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, लिन शेन ने बगीचे से जाने से पहले कहा। लिन शेन के जाने के बाद दुबला पतला दुकानदार आया, वान नियानबेई के कंधे पर थपथपाया और कहा, बूढ़ी वान, अगर वाकई ऐसा हुआ तो मैं लिन मियाओ को बांधकर यहाँ ले आऊँगा। जाने से पहले आपको कम से कम एक बार एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं, लिटिल फाइव सही कह रही है। अगर वह मुझे नहीं देखना चाहती तो शायद इसका मतलब है कि उसने जाने दिया है। जाने देना अच्छा है, यही सबसे अच्छा है। वान नियानबेई वाकई राहत महसूस कर रही थी। अच्छा मेरी गांड, अगर उसने जाने दिया है तो तुम खुद को क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? क्या तुमने वाकई सोचा है सिक्स पाथस फीनिक्स के शरीर के साथ पुनर्जन्म में प्रवेश करने के बारे में? क्या तुम वाकई जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? वान नियानबेई, तुम पागल हो। एक महिला के लिए क्या यह इसके लायक है? दुबला पतला दुकानदार मदद नहीं कर सका लेकिन शाप दे दिया। यह इसके लायक है, वान नियानबेई ने एक शब्द में उत्तर दिया। हे, अगर मैं असफल हो जाता हूं तो कृपया बाद में मेरे लिए लिन परिवार का ख्याल रखना, उसके लिए यह बहुत मुश्किल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, हेई ने गुस्से से कहा। दुकान से बाहर निकलने के बाद लिन शेन रेत के मैदान में घूमता रहा, ये सोचते हुए कि अपनी बड़ी बहन को वान नियानबेई की स्थिति के बारे में बताना है या नहीं। वान नियानबेई भाग्य के खिलाफ लड़ने में असमर्थ था और ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी कहा गया वह पहले से ही अनावश्यक था। कुछ सोचने के बाद लिन शेन ने आखिरकार अपनी बड़ी बहन को बताने और उसे अपना फैसला खुद करने देने का फैसला किया। हथियारों के खंड से गुजरने के बाद वह बेस म्यूटेशन अंडे बेचने वाले क्षेत्र में प्रवेश किया। इस क्षेत्र के बेस म्यूटेशन अंडे की विविधता और भी अधिक विविध थी, जिनमें से कई समुद्री बेस वेरिएंट जीवों से आए थे। हालांकि उत्परिवर्तन दुर्लभ थे और उन्हें ढूंढना लगभग असंभव था। मातृ ग्रह पर उत्परिवर्ती जीव अभी भी बहुत दुर्लभ थे, कहीं भी दायरे के राजा ग्रह पर उन लोगों के बराबर नहीं थे। चलते समय लिन शेन ने अचानक एक स्टॉल देखा जहां बेस म्यूटेशन अंडे के ढेर के बीच एक था मोटे मोज़ेक से ढका हुआ। आखिरकार लिन शेन बहुत खुश हुआ और जल्दी से स्टॉल के पास पहुंचा। स्टॉल पर कई बेस म्यूटेशन अंडे रखे हुए थे। आराम से पूछने पर स्टॉल के मालिक ने बताया कि ये अंडे समुद्र से शिकार करके लाए गए थे और ये सभी समुद्री बेस वेरिएंट जीवों द्वारा बनाए गए थे। लिन शेन ने फायर सीड वाला उठाया और मालिक से पूछा, जिसने बताया कि इसे स्टील लेवल पर समुद्र से जेलीफिश जैसे बेस वेरिएंट जीव द्वारा 500 में बनाया गया था। लिन शेन मोल तोल करने के मूड में नहीं था, उसने सीधे पैसे चुकाए, बेस म्यूटेशन अंडा खरीदा और ब्राउज करना जारी रखने से पहले उसे अपने बैग में रख लिया। थोड़ी देर बाद उसे एक और बेस म्यूटेशन अंडा मिला जो मोज़ेक से ढका हुआ था। हालांकि इस बार कोई पहले से ही मालिक के साथ कीमत पर बातचीत कर रहा था और लिन शेन जल्दी से वहां पहुंच गया। आखिरकार एक और अंडा मिल जाने के बाद वह इसे हासिल करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर ऊंची कीमत चुकाने को तैयार था। लिन शेन ने अपने दिल की इच्छा को बलपूर्वक दबा लिया और धीरे धीरे उस व्यक्ति और व्यापारी के बीच क्या चर्चा हो रही थी ये सुनने के लिए स्टॉल के पास पहुंचा। सौभाग्य से उस व्यक्ति के हाथ में मौजूद बेस म्यूटेशन एग अभी तक नहीं बिका था क्योंकि वे कीमत पर सहमत नहीं हुए थे। बेस म्यूटेशन एग की खरीदार एक युवा महिला थी जिसके पास जाहिर तौर पर पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए वह व्यापारी से मोलभाव कर रही थी। व्यापारी भाई, मैं प्रशिक्षु शिविर में एक छात्रा हूँ। भविष्य में जब सहपाठी बेस म्यूटेशन एग खरीदना चाहेंगे तो मैं उन सभी को आपके स्थान पर भेज दूंगी। क्या आप मुझे थोड़ी छूट दे सकते हैं? वह युवा लड़की युवा और सुंदर थी। उसने प्रशिक्षु शिविर की वर्दी, एक सफ़ेद शर्ट, टाई, प्लेड मिनीस्कर्ट और स्नीकर्स, ग्रे स्टॉकिंग्स की एक जोड़ी पहनी हुई थी। व्यापारी ने विनम्रतापूर्वक विनती करते हुए तुरंत ही भ्रमित हो गया। बगल से देखते हुए लिन शेन ने मन ही मन सोचा, अच्छा लानत है, ऐसे कपड़े पहने हुए, क्या ये वास्तव में एक उचित प्रशिक्षण शिविर है? ठीक है, तो चूंकि तुम एक छात्र हो, दूसरे लोग 2 लाख के नुकसान पर खरीदते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इसे 190 नहीं 180 8,000। व्यापारी भाई की लगातार कॉल में खो गया और अचानक 10,000 से अधिक की छूट की पेशकश की। तुम रुको, इसे मत बेचो। लिन शेन ने व्यापारी को मन ही मन तिरस्कृत किया, एक ऐसे आदमी को देखकर जो निश्चित रूप से अपने 30वें दशक में था, फिर भी थोड़ा सा भी दबाव नहीं झेल सकता था, जैसे उसने पहले कभी किसी महिला को नहीं देखा हो, बिना किसी अनुभव के एक युवा की तरह। व्यापारी भाई, मेरे पास वास्तव में इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप इसे थोड़ा सस्ता नहीं कर सकते?
लड़की स्पष्ट रूप से अभी भी कीमत से संतुष्ट नहीं थी, जिससे लिन शेन ने राहत की सांस ली। बहन, मैं इसे और सस्ता नहीं बना सकता। 1,88,000 में मैं पहले से ही कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ, व्यापारी ने कहा। इस बार भी वह काफ़ी सैद्धांतिक था। मौका देखकर लिन शेन कहने ही वाला था कि वह कीमत चुकाकर इसे खरीदने को तैयार है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने देखा कि एक ही वर्दी में 2 लड़कियां उसके पास आ रही हैं। यही, तुम क्या खरीद रही हो? सफ़ेद मोज़े वाली एक लड़की ने ग्रे मोज़े वाली पिछली लड़की से पूछा। मैं ये क्रिस्टल बेस लेवल आइसक्लिन अंडा खरीदना चाहती हूँ और व्यापारी भाई से 1,88,000 में बेच रहा है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, यही ने परेशान भाव से कहा। व्यापारी भाई, तुम्हें देखकर लगता है तुम युवा और होनहार हो, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा व्यवसाय चला रहे हो, और तुम सुंदर और अमीर भी हो, इतनी आभा, इतनी शक्ल, तुम जरूर किसी बड़े परिवार से आते हो, है न? सफ़ेद मोज़े वाली लड़की ने तारीफों की झड़ी लगा दी। व्यापारी की मुस्कान लगभग उसके कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन जाहिर तौर पर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे कमाना चाहता था। वह अभी भी अपनी सीमा पर अड़ा हुआ था और अनिच्छा से बोला, मैं वास्तव में इसे कम नहीं कर सकता। यह आइसक्लिन अंडा जीवन धमकाने वाले खतरों का सामना करने, समुद्र में महीनों बिताने और अंततः आइसफायर द्वीप से शिकार करने के बाद प्राप्त हुआ था। वाह व्यापारी भाई, तुम वास्तव में आइसफायर द्वीप गए थे। मुझे लगा कि तुमने अपना स्टॉक किसी और से लिया है। आइसफायर द्वीप एक बहुत ही खतरनाक जगह है और तुम, व्यापारी भाई, वास्तव में बेस वेरिएंट जीवों का शिकार करने के लिए अकेले वहां गए थे और यहां तक कि एक आइसक्लिन अंडा भी पाया। यह आश्चर्यजनक है। काले मोज़े वाली दूसरी लड़की ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने रखा और प्रशंसा के साथ व्यापारी को देखा। तीनों लड़कियों की भाई की लगातार पुकार के कारण व्यापारी वास्तव में हार मानने वाला लग रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था, वह अपने सिर के पीछे खुजला रहा था और मुस्कुरा रहा था। ठीक है, यह इतना आश्चर्यजनक नहीं था, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये किस तरह का व्यक्ति है? क्या आपके पास कोई सिद्धांत नहीं है? क्या आपके पास पालन पोषण के लिए माता पिता और बच्चे नहीं हैं? भाई की कुछ पुकारों ने आपको इतनी आसानी से कैसे मना लिया? लिन शेन अंदर से घबरा गया क्योंकि व्यापारी लगभग बहक चुका था और वह उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे सकता था। व्यापारी, 1,88,000 मैं ये बेस म्यूटेशन अंडा लूंगा, लिन शेन ने सीधे कहा। तीनों लड़कियों ने तुरंत लिन शेन की ओर देखा और व्यापारी भी उसकी ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर बहुत ही परेशान भाव था। ग्राहक, इस बेस म्यूटेशन अंडे को सबसे पहले इस युवती ने देखा था। मेरे पास बेहतर रंग और गुणवत्ता वाले अन्य आइसक्लिन अंडे हैं। आप इन्हें क्यों नहीं देखते? मैं आपको एक विशेष छूट दे सकता हूँ। लिन शेन ने सोचा, अग्नि बीज के बिना उन अंडों का मेरे लिए क्या उपयोग है? चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वे सिर्फ क्रिस्टल बेस हैं। और इस कीमत पर क्रिस्टल म्यूटेशन अंडे निश्चित रूप से बढ़िया नहीं हैं, उन्हें सिर्फ तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लिन शेन सही थे, हालांकि उन्हें आइस किलिन अंडे कहा जाता था, लेकिन वे वास्तव में किलिन प्रजाति नहीं थे। वे आइसफायर द्वीप पर पाए जाने वाले किलिन से मिलते जुलते एक बेस वेरिएंट प्राणी थे, व्यवहारिक रूप से एक प्रकार का शेर जिसका शरीर जेड जैसा होता है, एक क्रिस्टल आधारित प्राणी। इसका असली नाम किंग्यू शेर था और आइस किलिन सिर्फ एक स्थानीय नाम था। क्रिस्टल बेस लेवल में वे काफ़ी खराब थे। उनके गुणों के लिए 30 को पार करना मुश्किल था, आमतौर पर 20 के दशक में मडराते हुए। इसके अलावा उनके पास कुछ कौशल थे, ज़्यादातर एकल कौशल, यही वजह है कि उनकी कीमत इतनी कम थी। हालांकि किंग्यू शेर अच्छे दिखते थे, वास्तव में कुछ हद तक आइसकिलिन जैसे दिखते थे, इसलिए कई युवा महिला म्यूटेटर और युवा पुरुष उन्हें खरीदते थे। मुझे इसका लुक पसंद है, मैं बस इसे खरीदना चाहता हूँ, लिन शेन केवल अपने दांत पीसकर कह सकता था। छोटे भाई, तुम बहुत सुंदर हो। इतने लंबे समय से मैंने इतना अच्छा दिखने वाला छोटा भाई नहीं देखा। छोटे भाई, क्या मुझे आपकी संपर्क जानकारी मिल सकती है? लिन शेन ने खुद को डांटने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन तीनों युवा लड़कियों ने उसे अपमानित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उसे एक के बाद एक छोटा भाई कहा। 3 जीवंत और आकर्षक लड़कियों को देखकर, जो अपने अपने तरीके से सुंदर थीं, लिन शेन थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, मुझे वह अंडा चाहिए। छोटे भाई, अगर तुम्हें ये बेस म्यूटेशन अंडा वाकई पसंद है तो मैं तुम्हें इसे लेने दूंगा। जब तुम इतने सुंदर हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? छोटे भाई, तुम्हारे जैसे स्टाइलिश और आकर्षक व्यक्ति को कोई अकथनीय लत होनी चाहिए, इसलिए तुम्हें यह आइसकिलिन अंडा चाहिए, है ना? मैं प्यार में हूँ, मैं प्यार में हूँ। छोटा भाई इतना दबंग है, मुझे ये वाकई पसंद है। लड़कियों के घेरे में लिन शेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने मन ही मन सोचा, भगवान, कौन इसका सामना कर सकता है? मैंने पहले बॉस को वाकई गलत समझा था। अहम, छोटी बहन, तुम इस आइसकिलिन अंडे के लिए कितना भुगतान करने की योजना बना रही हो? लिन शेन अपना शांत मुखौटा नहीं रख सका और उसे पूछना पड़ा।
छोटे भाई, मेरे पास सिर्फ 1,60,000 हैं और मैं इसे वैसे भी नहीं खरीद सकता, इसलिए मेरी चिंता मत करो। तुम इसे खरीद लो, येई ने दयनीय स्वर में कहा। बॉस, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम्हारे पास एक बेहतर आइसक्रीम अंडा है? 2 के लिए कितना? लिनशेन ने बॉस से फिर पूछा। बड़े बॉस, तीनों युवतियां मालिक की ओर ऐसी नज़र से देखने लगीं जिसका विरोध कोई भी आदमी नहीं कर सकता था, चाहे वह 8 साल का बच्चा हो या 80 साल का आदमी। अहम, अगर तुम सब एक साथ 2 चाहते हो तो मैं तुम्हें छूट दूंगा। 1 के लिए 1,80,000, तो 2 के लिए मान लेते हैं कि कुल 3,60,000। ये समूह खरीद मूल्य है और मैं वास्तव में इससे कम नहीं दे सकता, बॉस ने कहा। बड़े बॉस, तुम बहुत दयालु व्यक्ति हो, जैसा कि एक बड़े बॉस से उम्मीद की जाती है, बहुत आकर्षक। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चलो एक समूह खरीद करते हैं, तुम लड़कियां 1,60,000 डालो, मैं 2 लाख डालूंगा। मैं यह अंडा ले लूंगा और तुम दूसरा अच्छा अंडा चुन सकती हो। लिनशेन ने लड़की के हाथों से आइसक्रीम अंडा लिया, फिर 2 लाख निकालकर स्टॉल पर रख दिया। छोटे भाई, तुम बहुत सज्जन हो। छोटे भाई, तुम भुगतान करने का तरीका भी बहुत बढ़िया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तीनों युवा लड़कियों ने लिनशेन को घेर लिया, उसके कपड़ों और बाहों को खींच रही थीं, उनकी आवाज़ें नर्म और मीठी थीं, जिससे लिनशेन थोड़ा चकित महसूस कर रहा था।